तो आप एक बार थोड़ा अपना पंखा नेटवर्क चेक करें। नेटवर्क अगर प्रॉपर आ रहा है तो निश्चित ही आपको क्लीन दिखेगा, क्योंकि यहाँ से क्लास बिल्कुल प्रॉपर चल रही है। झामर कोटरा हर पेपर में आते इसीलिए तो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, हर पेपर में आते तभी ना। उसके बाद लिखा नेक्स्ट झामर कोटरा रॉक फॉस्फेट। आपने कहीं जिप्सम, कौन सा जिप्सम, तो लिखें जिप्सम में लिखना इसे किन किन नामों से जानते हैं। इसे कहा जाता है हरसौंठ, इसे कहा जाता है खड़िया, इसे कहा जाता है सेलेनाइट, इसे कहा जाता है गोदंती। ये सारे इसी के नाम हैं और नाम से ही पसंद आ जाता है केवल जिप्सम। ये क्षारीय भूमि में इसका उपचार। क्षारीय भूमि के उपचार तो इसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में। इसके अलावा बात करते हैं तो अमोनियम सल्फेट बनाने में। अब बात करें तो रासायनिक उर्वरक। अब होता कहां, नागौर। और याद करो जहां दधी माता का मंदिर है वहीं पे ये है जिप्सम, तो लिखना नागौर। नागौर में लिखना गोट मंगलोत। और ये फिर बता दूं इंपॉर्टेंट है, गोट मंगलोत के अलावा भादवासी जोधियासी, भादवासी जोधियासी, हेरात, मदाना, भड़ान, धाकुरिया। और कहां होता है सर, बीकानेर में होता है। जाम सकी खान सबसे महत्वपूर्ण खान है, याद कर लेना। बीकानेर में सबसे महत्वपूर्ण याद रखना, जैसे फलाना की खान बीकानेर में जानी जाती है लिग्नाइट कोयले के लिए, जैसे ही आपको याद रखना है बीकानेर के अंदर जाम सकी खान किसके लिए जानी जाएगी, तो आपका उत्तर आएगा ये जिप्सम के लिए। अब जाम सकी खान नहीं खान है और भी, जैसे बिसरासर की खान, हरकासर की खान, खान और भी सियासर की खान, बल्लर की खान। बात करें नए भंडार कहां पे, तो लिखिए और ये जाम सकी खान फिर कह दूं इंपॉर्टेंट। गौर मान लो कहां पे, तो आपका उत्तर आएगा नागौर के अंदर। गौर मान लो जोधियासी भादवासी ये नागौर में, जो की बात कर रहे हैं जाम सकी खान कहां पे, बीकानेर में है, स्पेशल जानी जाती है जिप्सम के लिए। ठीक है, हाँ जी। संतोष सर मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, देखिएगा आजकल थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मैं रिप्लाई जरूर दे दूंगा। अभी मुझे पता है पेंडिंग मैसेज पड़े हैं बहुत सारे, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, और जल्दी आपका रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको ये सुविधा के लिए मैं खेद है, लेकिन आपका रिप्लाई दे दिया जाएगा। समय भाव चल रहा है इसका थोड़ा, कुछ समय भाव, कुछ स्वास्थ्य का पाया कमजोर है, ऐसे चलता रहता है सब, लेकिन जवाब जरूर दे देंगे, चिंता ना करें। ठीक है, लिख पाए ना। इसके बाद वो लिखेंगे कि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये पेटी पूरी बाकी है जिसमें जिप्सम है। ठीक है, ओके, चले आगे। ठीक है सर, चलते। अब सुन, अब आपको सर और कहां पे, तो लिखिएगा जैसलमेर, जैसलमेर में मोहनगढ़, अमीर वाली ढाणी, नाचना और लखनऊ। ये सारे के सारे किस खनिज के लिए जाने जाते हैं सर, ये जाने जाते हैं सर जिप्सम के लिए। रॉक फॉस्फेट कहां होती है नहीं पता, झावरकोटड़ा में, डाकन कोटड़ा में, माटून में, कहां के हैं, उदयपुर के। सलोपत बांसवाड़ा का है, चरोल जयपुर ग्रामीण का है, डुकाटवानी अलवर का है, बीमारियां फतेहगढ़ जैसलमेर के हैं, कंवरपुरा सलादीपुरा सीकर के हैं। जिप्सम नहीं, रॉक फॉस्फेट। जिप्सम नागौर के अंदर होता है, कोट मांगलोद में, सात के अंदर भादवासी जोधियासी। जाम सकी खान महत्वपूर्ण खान है, बीकानेर की, जैसलमेर में मोहनगढ़ है, अमीर वाली खान, शौकर कुर्ला पीर की ढाणी, ये बाड़मेर के क्षेत्र है, तो लिखिएगा बाड़मेर। बाड़मेर में भी जिप्सम होता है, कहां होता है लिखिएगा, कावास, शौकर कुर्ला पीर की ढाणी, उत्तरलाई। इसके बाद में पाली में एक जगह आती है फुटानी, पाली में कौन सी, फुटानी। इसके बाद में जोधपुर ग्रामीण, और जोधपुर ग्रामीण की बात करते हैं तो याद रखिएगा, तो फालसुन, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। एक आता आपका मलाली, फालसुन दो मलाली, ये दोनों कहां के, जोधपुर ग्रामीण। तो फुटानी ये पाली में, पीर की ढाणी उत्तरलाई, कावास, शौकर कुर्ला, ये वाला मुझे लग रहा है कि पेपर में आने वाला सा क्वेश्चन। बाकी तो सम्मिलित करने में आ जाता है, बाकी मेन आपको याद रखना क्या, ये वाला गोट मांगलोद, ये याद रखना नागौर के अंदर जिप्सम के लिए। आगे देखिए, अच्छा देखिए, चले आगे। उसके बाद नेक्स्ट, अब नहीं जाते पन्ना, कौन सा पन्ना,
अब चूंकि पन्ना को कहा जाता है हरी अग्नि, पन्ना को क्या कहते हैं हरी अग्नि, पन्ना को कहते हैं मरकत, पन्ना को कहते हैं ताक्से, और पन्ना को कहते हैं एमरल्ड। ये सारे नाम पन्ना के। हरी अग्नि, पन्ना को क्या क्या कहते हैं, हरी अग्नि कहते हैं, मरकत कहते हैं, ताक्से कहते हैं, एमरल्ड कहते हैं। पन्ने का रंग होता है लोहा है सल्फाइड के कारण। पन्ना नगरी किसे कहते हैं, पन्ना नगरी जयपुर को कहते हैं। पन्ना मंडी भी कहां पे, जयपुर, तो लिखिएगा पन्ना नगरी, पन्ना मूल्यवान पत्थर है, ये आपका कहां पे, जयपुर। यह है बेरिल किस्म का पत्थर है जो आभूषण बनाने के काम में, जो आभूषण बनाने के काम आता है। अब एक आता है जहां जहां हरी अग्नि पाई जाती है उस पूरे बेल्ट को कहा जाता है ग्रीन फायर बेल्ट। याद रहेगा, तो देखो ग्रीन फायर बेल्ट यानी हरी अग्नि का बेल्ट है। कहां कहां से हरी अग्नि, देखो इधर तो आ गया अजमेर, यहां आ गया ब्यावर, यहां आ गया राजसमंद, और यहां आ गया अजमेर, ब्यावर, राजसमंद। पहले जब ब्यावर जिला नहीं था तो आप पढ़ते थे उदयपुर, राजसमंद, ये पूरा का पूरा क्या ग्रीन फायर बेल्ट। अब सुनना, अब आप कहेंगे सर अजमेर में कौन कौन से क्षेत्र है, राजगढ़, राजगढ़ बुआनी गुड़ास, ब्यावर में कुछ स्पेशल नहीं है। राजसमंद में याद रखना, आप जो काला गुमान टिक्की घूमना पड़ता है, काला गुमान वास्तविक रूप से राजसमंद का क्षेत्र, राजसमंद में लिखना काला गुमान, इंपॉर्टेंट है। गांव गुड़ा, गढ़भोर, ठीक है। उसके बाद में लिखेगा उदयपुर, और उदयपुर में लिखें टिक्की गोगुंदा। अजमेर में राजगढ़, बुआनी, गुड़ास, राजसमंद में कालाकुमान, गांवगुड़ा, गढ़बोर, दबूसिया, उदयपुर में टिक्की और गोगुंदा। अब में ये तो मैंने ग्रीन फायर बेल्ट मैप के हिसाब से बताया कि इधर उदयपुर, राजसमंद, इनमें ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं। और पन्ने का महत्वपूर्ण जो उत्पादक क्षेत्र है उदयपुर, राजसमंद, टिक्की गोगुंदा उदयपुर के अंदर है, कालाकुमान, गांवगुड़ा, गढ़बोर, दबूसिया राजसमंद में, राजगढ़, बुआनी, गुड़ास की काके ये अपने अजमेर के, ठीक है। लिखो क्वेश्चन आ गया ग्रीन फायर बेल्ट का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे पन्ने से। क्यों है, क्योंकि पन्ने को हरी अग्नि कहते हैं, मरकत कहते हैं, ताक्से कहते हैं, एमरल्ड कहते हैं, ये सारे नाम पन्ने के। तो लिखे पन्ना हरी अग्नि, मरकत, ताक्से, एमरल्ड। पन्ना नगरी की बात करते हैं तो आप कहेंगे पन्ना नगरी, पन्ना मंडी, जयपुर, बेरिल किस्म का पत्थर है जो आभूषण बनाने के काम आता है। ग्रीन फायर बेल्ट में अजमेर, जिसमें राजगढ़, बुआनी, गुड़ास। राजसमंद की बात करते हैं तो काला गुमान, गांवगुड़ा, गढ़बोर, दबूसिया। उदयपुर की बात करते हैं तो टिक्की और गोगुंदा। जयपुर को पन्ना नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि काम पूरा का पूरा जयपुर में होता है। ग्रीन फायर बेल्ट, ग्रीन फायर का मतलब हरी अग्नि, बेल्ट का मतलब क्षेत्र, हरी अग्नि का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ हरी अग्नि बोले तो पन्ना मिलता है, ठीक है। चले आगे, चलते पन्ने के बाद में लिखना तांबड़ा, जिसे गार्नेट कहते हैं, रत्तमणि कहते हैं, फिरोजा कहते हैं, लाल पत्थर कहते हैं। लिखो तांबड़ा, तांबड़े में लिखना लाल मणि, गार्नेट, रत्तमणि, फिरोजा। यार बिल्कुल पारदर्शी पत्थर आता है, पारदर्शी। इसके दो प्रकार, एक तो होता है अब्रेसिव, एक होता है जेम। और अपने राजस्थान की अगर बात करते हैं आप, राजस्थान में जिस टाइप का एक पत्थर मिलता है वो जेम टाइप का ही है। दो प्रकार के हैं, एक अब्रेसिव, एक जेम। राजस्थान में जिस टाइप का है वो कौन सा है, जेम है। पाकिस्तान में है काका तांबड़ा, कैसे तांबड़ा कह सकता हूं, ताजमहल, जनकपुरा, कुशलपुरा, अमरावती। उसके बाद में सरवाड़, केकड़ी। पहले आप अजमेर में पढ़ा करते थे, अब आप पढ़ लोगे केकड़ी, और केकड़ी में कौन सा, सरवाड़। इसके बाद में उठान, इसके अलावा भीलवाड़ा, सीकर, और अपना अजमेर। सीकर में महुआ नाम का एक जगह आती है, महुआ और बागेश्वर, ये कहां के, सीकर के।
आपको एक ही बात याद करनी, क्या? तांबड़ा जिसे लालमणि कहते हैं, गार्नेट कहते हैं, रत्मणि कहते हैं, फिरोजा कहते हैं, पारदर्शी पत्थर है, दो प्रकार के तांबड़ा होते हैं, एक एब्रेसिव होता है, एक जेम होता है, राजस्थान में स्पेशल जेम टाइप का है पत्थर, ये भी आभूषण बनाने के काम। अच्छा, तांबड़ा लिखा है, छोटे छोटे खनिज है, ज्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं। तांबड़ा कहाँ पे होता है? टोंक में, याद रहेगा? नहीं रहेगा तो करना ही पड़ेगा, है ना? तो तांबड़ा कहाँ पे? टोंक में। इसके बाद लिखना नेक्स्ट पोटास, इसमें लिखना परमियन युग की चट्टान, कहाँ पे पाया जाता है? परमियन युग की चट्टानों में पाया। और पोटाश जो है ये मुख्य रूप से आप कहें आयाती किया जा रहा है, इसका उत्पादन हो रहा है, लेकिन इसके भंडार उत्तरी राजस्थान में खोजे गए हैं, जो विश्व के सबसे सबसे बड़े भंडार, 2400 मिलियन टन। कहां का? पूरा उत्तरी राजस्थान, बीकानेर, 3.1 के ग्रेड पोटास। इसके अलावा हनुमानगढ़ है, श्री गंगानगर है, नागौर है, पोटास। अच्छा क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, ठीक है, तो याद रहेगा बीकानेर, बीकानेर के अंदर 3.1 के ग्रेड का पोटास, हनुमानगढ़ गंगानगर नागौर में 2.1 के ग्रेड पोटास। तो एक बात मैं बता दूं, विद्यार्थी कई बार क्या होते हैं कि जब तक उनको रजिस्टर नहीं बनवाओ ना तब तक उनको मजा नहीं आता। एक विद्यार्थी कमेंट कर रहा है सर अपडेट है क्या? अब भाई मुझे ये बताओ, नीम का थाना में तांबा होता है तो आपको लिखा दिया, अब फलोदी में कोई है ही नहीं तो मैं कहां से लिखाऊं? समझ रहे हो? फलोदी में जब है ही नहीं तो कहां से लिखा? ठीक है, जितने उपलब्ध आंकड़े हैं अपने पास उतने में सब लिख पा रहा हूं, ठीक है, चिंता ना करें। और जहां जहां अब जैसे तांबड़ा टोंक लिखा है तो टोंक में होता है सर्वाधिक उत्पादन है, तो रजिस्टर होने से क्या होता है? सर्वाधिक उत्पादन टोंक में होता है, इनसे तो मेरे से नहीं। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ लिखा पन्ना, पन्ना मैंने कहा था ये मैप के हिसाब से आपको बताया उदयपुर राजस्थान में होता है। इसके बाद बात करें तो क्या गया आपका जिप्सम, नागौर पहले लिखा है, नागौर में होता है। इसके बाद में आपको रॉक फॉस्फेट उदयपुर पहले लिखा है तो उदयपुर में होता है। ठीक है, ये इनके प्रकार हैं, मतलब तो क्या ही होता है ना? ठीक है, यहाँ तक हो गया, लिखो। ये लिखिए फिर आगे देखते हैं। लिख पाए? इसके लिए तो नहीं बता रहे ना, अपडेट है कैसे अपडेट, ये चिंता मत करो ना, मैं भरवाऊंगा नहीं आपको किताब की तरह, है ना? फिर मतलब ही क्या क्लास लेने का टीचर का और बुक का, ये इतना ही तो डिफरेंस होता है थोड़ा सा, है ना? टीचर होता है बुक में से मलाई मलाई छांट देता है और बुक में आपको फिर खुद छांटना पड़ता है, बस इतना सा फर्क है। बाकी चीजें जो मैं करवा रहा हूँ आपको किताबों में मिल जाएंगी, है ना? बस ये कि किताबों से कंटेंट को इकट्ठा करके एक जगह समेटने का काम हम लोग करते हैं, चाहे वो मैं करूँ चाहे मेरा भाई कोई और करे, एक्सवाइजर कोई भी टीचर, आप भी टीचिंग जॉब में जाएंगे तो आपको पाएंगे। तो लिखें नेक्स्ट, एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस यानी रेसेदार खनिज, जिसमें धागे की तरह तंतुदार खनिज है ना, तो लिखिएगा रेसेदार खनिज। एस्बेस्टोस क्या है? रेसेदार खनिज है। मिनरल का मतलब होता है खनिज और सिल्क का मतलब होता है धागा या रेशा, मिनरल सिल्क भी कहते हैं इसको। उसके बाद इसको रोक का मतलब होता है चट्टान, वूलन का मतलब होता है धागा, रोक वूलन या रोक वूल भी कहते हैं। और मैग्नीशियम सिलिका और जल का मिक्सअप होता है, तो लिखिएगा यह है मैग्नीशियम सिलिका व जल का मिश्रण होता है। एब्लेंसी और तापरोधी खनिज तो सीमेंट की चद्दरें वगैरह बनाते हैं, इनमें इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो लिखना यह एब्लेंसी व तापरोधी खनिज है। जैसे सीमेंट वाली जो चद्दर बनती है इनमें इसको काम में लिया जाता है। लिखना राजस्थान में एमपी बोलाइट प्रकार का एस्बेस्टोस होता है। अब एस्बेस्टोस होता कहां है? चेक कौन कौन सा? उदयपुर, उदयपुर में ऋषभ देव स्टेशन, ऋषभ देव के अलावा बरौली, कलाना, झाड़ू, इसके अलावा सलूंबर, सलूंबर में खुद में भी है, यानी सलूंबर पहले अपन उदयपुर में पढ़ लेते थे, अलग से पढ़ लेना। ठीक है,
इसके अलावा कह सकते हैं राजसमंद, तीखी गुढ़ा, ये याद कर लेना है, देवगढ़, इसके अलावा ब्यावर, पाली बेल्ट, ये पूरा का पूरा दोनों जिलों में फैला हुआ है। सेंद्रा व सेंद्रा व मानपुरा, सेंद्रा व मानपुरा, ठीक है, तो लिखें इसको। और अजमेर में निराला, नैनहर्द और अर्जुनपुरा, अजमेर, निराला, नैनहर्द और अर्जुनपुरा। एक और लिखें, अजमेर, निराला और अर्जुनपुरा, ठीक है, इतनी चीज लिखें। और थोड़ी बातें और लिखते हैं, फिर आज के सेशन को अपन यहीं पे रोकते हैं। ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा, है ना, ठीक है। एस्बेस्टोस रेसेदार खनिज है, मिनरल सिल्क है, रॉक वूलन है, मुख चट्टान, वूलन बोले तो वही धागा। ये मैग्नीशियम, सिलिका और जेल का मिश्रण होता है। वूलन सिल्क धातु खनिज है, सीमेंट चद्दर वगैरह बना दी जाती है। राजस्थान में एम्फीबोलाइट प्रकार का एस्बेस्टोस मिलता है, बाकी तो क्राइसोलाइट है, वो कई टाइप के होते हैं। राजस्थान में एम्फीबोलाइट याद कर लो, उदयपुर में ऋषभदेव, बरौली, धलाना, झाड़ू, बाकी सलूंबर है, राजस्थान में तीखी गुड़ा, ठीक है। इसके बाद लिखें पाइराइट्स, पाइराइट्स, और पाइराइट्स को कहा जाता है जूठा सोना, है ना। ऐसा कौन सा खनिज है जिसको जूठा सोना कहते हैं? जूठा नहीं, जूठा, बिल्कुल जूठा, सोने की तरह लगता है। अभी पूरा बेल्ट है ना, ब्यावर और पाली वाला बेल्ट है, जिसमें सेंद्र और मानपुरा। अब खनिजों के संदर्भ में बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा मतलब पाली वाला बेल्ट भी है, ब्यावर वाला भी, जिनमें दोनों में फैला हुआ है, ठीक है। मुख्य रूप से स्थान अगर पूछा जाए तो ब्यावर के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा? जूठा सोना कहते हैं। इसके बाद इसका उपयोग गंधक का तेजाब बनाना है। उसके बाद में क्षेत्र की बात करें कहां पे होता है, तो पाइराइट छोटे छोटे नहीं जाएंगे ना, तो सलादीपुरा सिख, सलादीपुरा कहां? सिख। एक याद रखना कैल्साइट, कैल्साइट भी कहां पे होता है? सीकर, कैल्साइट, कैल्साइट में लिखें सीकर। इसके अलावा उदयपुर और पाली। इसके अलावा एक्वामेरिन, ये भी पत्थर होता है। एक्वामेरिन कहां पे? टोंक में, टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा। आज के लिए इतना काफी है, बाकी बात अपन कल के सेशन में करेंगे। पूछा जाए कि घिया पत्थर बोले तो अपने आप के अंदर एक चिकना और मुलायम पत्थर है, चिकना व मुलायम पत्थर है जिससे पाउडर वगैरह बनता है, ठीक है। इसके बाद लिखना डोलोमाइट चट्टानों से प्राप्त, कहां से प्राप्त होता है? डोलोमाइट चट्टानों से इसको प्राप्त किया जाता है। कब क्या आता है? खिलौने बनाने में, पाउडर बनाने में, कीटनाशक बनाने में। तो लिखना उपयोग टेलकम पाउडर बनाने में। इसके बाद आप लिख सकते हैं खिलौने बनाने में। इसके बाद आप लिख सकते हैं कीटनाशक बनाने में। राजस्थान भारत के अंदर प्रमुख उत्पादक है पहला स्थान। और राजस्थान में अगर आपसे उत्पादक पूछा जाए, भीलवाड़ा है, और भीलवाड़ा में अगर पूछा जाए तो घेवरिया और चांदपुरा। एक तो घेवरिया नाम की जगह थी, एक चांद। उसके बाद में उदयपुर के अंदर भी है, उदयपुर, उदयपुर में कहें तो आपका एक आता है ऋषभदेव, दादरा की पाल, बड़ी खान और देवपुरा। एक आता है करौली में मीरा का डूंगर, यहां भी घिया पत्थर होता है, करौली में जगह आती है, नाम है मीरा का डूंगर। एक आता है दोसा, दोसा में जगह आती है डागोत झरना, बस। लेकिन फिर बता दूं क्योंकि आप पूछते हैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, तो याद रख लेना ज्यादा महत्वपूर्ण यही है। घिया पत्थर चिकना मुलायम पत्थर है, डोलोमाइट चट्टानों से इसकी प्राप्ति की जाती है। टेलकम पाउडर बनाने में, खिलौने बनाने में, कीटनाशक बनाने में इसको काम में लिया जाता है। बात करें इसका उत्पादन कहां होता है, भीलवाड़ा इसका महत्वपूर्ण उत्पादक है। कहां पे? घेवरिया और चांदपुरा। लिखना सर टेलकम पाउडर क्या होता है? यही पाउडर है जो ठंडा ठंडा गर्मी को लगाते हैं अपन, वही पाउडर है, ठीक है। हाजी नमस्कार सभी को। सर जी दाता मुनाज तुमका बनेडी की धरती से पांव लागू, बिल्कुल आपका नमस्कार स्वीकार है। ओके बंता जी बोल दे, ठीक है, लिखिएगा इसको, फिर देखते हैं बात करते हैं। चलते हैं आगे, ठीक है, ठीक। अब सुनना आगे और कौन सा खनिज आता है? सलेटी पत्थर आता है। पत्थरों की बात चल रही है तो अपन बात करें सलेटी पत्थर। और सलेटी पत्थर है कहां पे? आप कहेंगे अलवर। अलवर में एक आपसे पूछे कहां? बाढ़ना, उंडरोट। पहले आप बहरोड पढ़ा करते थे, अब चूंकि बहरोड एक जिला है अलग से, कोटपुतली बहरोड के नाम से, पहले अलवर में आया करता था, है ना। फिर आपसे पूछे सर सलेटी पत्थर तो अलवर में होता है, तो बलुआ पत्थर कहां होता है? जोधपुर में होता है ना। तो लिखा नेक्स्ट बलुआ,
लिखिएगा जोधपुर। अलग अलग कलर के पत्थर अलग अलग जगह होते हैं, कोई बात नहीं। तो अच्छा, मैंने कहा बलवा पत्थर जोधपुर में, और जोधपुर में तो होता ही है बादामी, इसके अलावा अलग अलग रंग का कहां पे होता है? तो आप लिखें बादामी पत्थर जोधपुर, गुलाबी पत्थर, गुलाबी पत्थर है, आपने ये सोचा ना उन्होंने गुलाबी पत्थर ये कहां पे? तो आप लिखिएगा ये भरतपुर में होता है। एक नाम सुना होगा, वहां के संतों ने भी आंदोलन वगैरह किए थे, एक संत की तो उसमें फिर मृत्यु भी होगी। बंसी पहाड़पुर भरतपुर में, खनन वगैरह के लिए यहां पर मामला चला। फिर आपसे पूछे कोटा स्टोन, तो कोटा में होगा। इसके बाद में पूछे लाल पत्थर, धौलपुर में, धौलपुर में जो बाड़ी वाला क्षेत्र है, बसेड़ी वाला क्षेत्र है वहां। मैरून पत्थर ये कहां पे? करौली को। और पीला पत्थर ये कहां पे? जैसलमेर। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी, लिखिएगा। सलेटी पत्थर अलवर, भाडना, कुंडरोट, साथ में बहरोड के अंदर। बलवा पत्थर की बात करें जोधपुर में, बादामी पत्थर जोधपुर, गुलाबी पत्थर भरतपुर, बंसी पहाड़पुर में, कोटा स्टोन कोटा, लाल पत्थर धौलपुर, मैरून पत्थर करौली और पीला पत्थर जैसलमेर। ठीक है, लिखें इसको, फिर आगे देखते हैं और खनिजों को लेकर के बातचीत करें। ठीक है, बिल्कुल राम राम भाई। फिर बात करते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर चूंकि आप जानते हैं कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल, यही चूना पत्थर जिसे आप कहते हैं लाइमस्टोन, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल। अब इसमें कई प्रकार की ग्रेड आते हैं, जैसे सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर, केमिकल ग्रेड का चूना पत्थर। तो सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर ये स्पेशल चित्तौड़गढ़ में होता है, तो लिखिएगा सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर। ये कहां पे होता है सीमेंट ग्रेड? आप कहेंगे चित्तौड़गढ़। उसके बाद लिखिएगा केमिकल ग्रेड, ये कहां पे होता है? बिलाड़ा। बिलाड़ा आ गया जोधपुर ग्रामीण। इसके अलावा होता है गोटन, मुंडवा, ये आ गया नागौर। एक होता है राजगढ़ और थानागाजी, ये आ गया अलवर। और स्टील ग्रेड का चूना पत्थर ये जैसलमेर के सोनू क्षेत्र में होता है। और जैसलमेर में सोनू क्षेत्र, इतना आपको याद रखें। ठीक है, तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर या लाइमस्टोन। सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर चित्तौड़गढ़ में होता है। बात करें केमिकल ग्रेड का बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण के अंदर होता है, गोटन मुंडवा नागौर के अंदर, राजगढ़ थाना के जेलवर में। और राजस्थान में सीमेंट का अग्रणी उत्पादक आंध्र प्रदेश के बाद में। ठीक है, सर्वाधिक कहां होता है? देखिएगा जितने भी खनिज मैंने लिखा है आपको, सबसे ज्यादा जहां होता है उसको मैं सबसे पहले लिखता हूं। ठीक है, ये सर्वाधिक, सर्वाधिक शब्द लिखने की देरी है। बलवा पत्थर कहां होता है सबसे ज्यादा? जोधपुर में। सलेटी पत्थर कहां होता है सबसे ज्यादा? अलवर में। इससे पहले जैसे अपन ने लिखा घिया पत्थर सबसे ज्यादा कहां होता है? भीलवाड़ा में। तो सर्वाधिक कहां होता है? तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं सर्वाधिक, उसके बाद क्रम से फिर बाकी वो जगह आ जाती है। ठीक है, तो लिखें आप इसको। चले आगे। इसके बाद एक आता है सुलेमानी पत्थर, पत्थरों की बात चल रही है, सुलेमानी पत्थर, तो लिखिएगा नेक्स्ट सुलेमानी पत्थर, जिसे अकीक या गोमेद कहते हैं। कहां होता है सुलेमानी पत्थर? झालावाड़, कोटा और चित्तौड़। ठीक है, एक आता है क्वार्टज। मैंने कहा था तेरे पास के भंडार कहां ज्यादा है, तो आपने कहा अजमेर में, तो क्वार्टर भी ज्यादा अजमेर में कम चाहिए, लेकिन गड़बड़ होगी। क्वार्टज अजमेर के अंदर भी है, अजमेर का ही एक हिस्सा आता है ब्यावर, आता था, अब अलग से जिला गया। केकड़ी क्योंकि अजमेर का हिस्सा आता था, केकड़ी में स्पेशल क्षेत्र आता है सरवाड़। यानी क्वार्टज के मामले में बात करें तो अजमेर के ही क्षेत्र है, जैसे अजमेर ब्यावर केकड़ी, केकड़ी में कौन सा? सरवाड़। बाकी पाली है, टोंक है, भरतपुर है, जिले जहां भी होता है क्वार्टज याद रहेगा। लिखिएगा, लिख लो पाली, टोंक। एक नहीं जाता वोलेस्टोनाइट, मैंने क्लास की शुरुआत में लिखाया था कि इनके अंदर राजस्थान का एक अधिकारी यही होता और कहीं नहीं। वोलेस्टोनाइट, इसमें लिखना सिरेमिक व कागज उद्योग में काम आता है। सिरेमिक व कागज उद्योग में
वोलेस्टोनाइट, तो आप लिखिएगा सिरोही केंद्र। और फिर जानकारी के लिए बता दूं, ये इंपॉर्टेंट है, यानी सबसे ज्यादा वोलेस्टोनाइट कहां पे? सिरोही। याद रख लेना, सिरोही के अंदर अगर आपसे पूछे तो एक जगह आती हिल्ला, हिल्ला नहीं हिल्ला, हिल्ला और वेट का। इसके अलावा उदयपुर के अंदर भी है और इसमें, ठीक है। वोलेस्टोनाइट, सिरेमिक, वह कागज उद्योग में काम आता है और होता कहां पे? ज्यादा सिरोही। राजस्थान का एक अधिकार इसमें, ठीक है। दीपक जी सोनी, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप नाराज ना हो, आप ब्लॉक किए जा सकते हो। अब आप पूछोगे सर क्यों ब्लॉक किए जा सकते हो? अब बार बार एक ही टॉपिक कमेंट किए जा रहे हैं, कितने टॉपिक और बाकी हैं सर, कितने टॉपिक और बाकी हैं सर, कितने टॉपिक और बाकी हैं सर। मैं इस कमेंट को किया जा रहा हूं इग्नोर। सर मैं क्यों इग्नोर कर रहा हूं? सर ये टॉपिक कितना रह रहा है? इस टॉपिक का, इस क्वेश्चन का आपका कहीं लिंक ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आएगा। कितने टॉपिक और बाकी देख लो पीछे कितने हो गए, जब पूरा होगा मैं अपने आप ही पूरा करवा दूंगा, ठीक है। बाकी के भी और टॉपिक पढ़ेंगे, कितने पढ़ लिए पूरे हो गए तो बाकी आगे बढ़ लेंगे, बात खत्म। जब राजस्थान को गोला पढ़ने ही लग गए, फिर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, फिर गलत बात है, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। एक एक टॉपिक को बार 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 रिपीट किया जा रहा है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, आपके लिए भी हमारे लिए, ठीक है। कितने टॉपिक बाकी हैं सर, कितने टॉपिक बाकी हैं सर, कितने टॉपिक और बाकी हैं सर, हो जाएगा। जितने भी बाकी हैं सारे होने ही है, ठीक है। अकेले में सबको नहीं है, मेरी आदत नहीं है ऐसा बार बार, मतलब दीपा वर्मा आपने तो एक ही कमेंट किया, लेकिन आपसे पहले दीपक सोनी ये बार बार कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज आपसे निवेदन है, कितने टॉपिक बाकी रह गए, ठीक है सर, ये टॉपिक कितना आगे और पढ़ाओगे है सर, ये टॉपिक कितना बच गया, ठीक है सर, इस टॉपिक में कितने पेज और छोड़े। ये पर्सन एक मैच्योर स्टूडेंट जो होता है उसकी ये बात निशानी नहीं है, परिपक्वता भी कोई चीज होती है। बुलाओ कॉम्पिटिशन के इस युग में जो उतर पड़े हो ना, तो धैर्य और सहनशीलता ये दोनों चीजें सीखी, ठीक है। धैर्य रखो थोड़ा, सब होगा अच्छे से होगा, बढ़िया। क्या बात कर रहे थे अपन? अब आगे आता है फ्लोरस्पार, क्लोराइड आप जिसे कहें, तो लिखिएगा नेक्स्ट। ये तो फेल्सपार पढ़ा था अपन ने, क्लोराइड। क्लोराइड में लिखें डूंगरपुर, और डूंगरपुर में लिखना मांडू की पाल, और एक आता है काहिला, मांडू की पाल और काहिला। उसके बाद में आता है उदयपुर, सॉरी उदयपुर क्या, क्लोराइड और कहाँ होता है? तो आप कहेंगे सर उदयपुर में, उदयपुर में होता है काला मगरा और झालरा। उसके बाद में जालोर, जालोर में होता है भीनमाल। एक होता है बेंटोनाइट, मैंने काफी बार बताया, बैठो बैठो बाढ़ में, बेंटोनाइट कहां पे? बाढ़ में। पाई पाई सीकर में, पाइराइट्स कहां पे? सीकर में। पाई पाई सीकर में, तो कैल से भी सीकर में। बेंटोनाइट बाढ़ में, बैठो बैठो बाढ़ में, बेंटोनाइट कहां पे? बाढ़ में। देखिए बेंटोनाइट, और बेंटोनाइट पे लिखिएगा बाढ़ में। अब बेंटोनाइट बाढ़ में है कहां पे? हाथी की कहानी याद करना, ठीक है। हाँ बाढ़ में लिखना हाथी की ढाणी और गिरन। एक खनिज आता है बेराइट्स, बेंटोनाइट के बाद में बेराइट्स, छोटे छोटे खनिज आते, ज्यादा बड़े नहीं है। बेराइट्स में लिखिएगा उदयपुर, उदयपुर के बाद में अलवर और सलूम्बर, ठीक है। बेराइट्स, उदयपुर, अलवर और सलूम्बर। इसके बाद में खनिज आता है डोलोमाइट, डोलोमाइट, डोलोमाइट में लिखें अजमेर। ये वो खनिज है जिनके ऊपर क्या क्या ध्यान नहीं देते हैं, तो वहां से प्रश्न जो बन जाते हैं। जयपुर ग्रामीण और राजसमंद, ठीक है। लिखो छोटे छोटे खनिज। लिख पाए ना? लिखो एक एक चीज आराम से। उसके बाद में लिखिएगा नेक्स्ट मुल्तानी मिट्टी, ब्लीचिंग करें। एक बार पेपर में आ गया था प्रश्न की निम्न में से फुल अर्थ किसे कहते हैं? इसे कहते हैं सौंदर्य प्रसाधन का महत्वपूर्ण साधन। मुल्तानी मिट्टी क्या कहा जाता है जिसे? ब्लीचिंग क्ले, ब्लीचिंग क्ले, इसे ही कहा जाता है फुल अर्थ। और जो मुख्य रूप से काम में ली जाती है किसमें? सौंदर्य प्रसाधन हेतु काम में ली जाती है। प्रश्न बनेगा कि होती कहां पे सर? ये तो बाड़मेर, बाड़मेर में सर मुल्तानी मिट्टी,
आलमारिया एक क्षेत्र आता है, साथ में आपने विधानसभा चुनाव में खूब नाम सुना होगा, शिव चर्चित सीट रही और कपूर रही। आलमारिया शिव और कपूर रही, काफी नाम सुना होगा शिव का तो, है ना? वही शिव आलमारिया शिव और कपूर रही। इसके बाद मुल्तान मिट्टी सर कहाँ होती है? जैसलमेर में भी होती है। जैसलमेर में कहाँ पे सर? रामगढ़ और मंदभाऊ, मंदभाऊ। इसके बाद में नागौर में भी होती है सर मुल्तान मिट्टी। तो नागौर में इगियार यानी कोयले वाले क्षेत्र आसपास वहां पे, और इगियार के बाद में देशपाल, फिर आ जाओ बीकानेर, फलाना के आसपास वाला क्षेत्र, फलाना, केसर देसर और मूंड, फलाना केसर देसर और मूंड। कौन सी मिट्टी? मुल्तानी मिट्टी। मिट्टी की जब बात चल रही है, चीनी मिट्टी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखें नीचे, चीनी मिट्टी, आप कह सकते हैं चाइना क्ले, चीनी मिट्टी, चाइना क्ले। अब आप चीनी मिट्टी कहें चाहे चाइना क्ले कहें या फिर आप केवलिन कहें, ये कहाँ होती है? सवाई माधोपुर, सीकर, अलवर। ठीक है, तो इसमें लिखें सवाई माधोपुर, इसके अलावा सीकर और सीकर के साथ में अलवर, साथ में लिखें उदयपुर। चीनी मिट्टी या चाइना क्ले, केवलिन कहते हैं, चीनी मिट्टी कहते हैं, चाइना क्ले। मुल्तानी मिट्टी कहाँ होती है? बाड़मेर वाले बेल्ट में, बोले तो बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर। बाड़मेर के अंदर याद रखना शिव वाला क्षेत्र, अलमारिया वाला क्षेत्र, कपूरी वाला क्षेत्र। जैसलमेर में रामगढ़ और मंदभाऊ, नागौर में इगियार देशवाल छापरी, इगियार है कसनाऊ है, ये कोयले के क्षेत्र है। और बीकानेर में फलाना केसर देसर और मूंड। ठीक है, कहाँ के? बीकानेर। ओके, हाँ बिल्कुल चंदा, मेट केसर, बिल्कुल मेट नहीं बोले, है ना? मेट ही क्या है? मुल्तानी मिट्टी। अपन देसी भाषा में इसको मेट कह देते हैं, बाकी मुल्तानी मिट्टी है। हाँ जी, चीनी मिट्टी बीकानेर में नहीं है, तो मधुपुर, सीकर, अलवर में है। और मुल्तानी मिट्टी बीकानेर में नहीं, ज्यादा बाड़मेर में है। ठीक है, बाड़मेर। ओके, चले। हाँ जी, इसके बाद लिखना नेक्स्ट है, एक आती फायर क्ले, छोटी छोटी मिट्टी है, फायर क्ले, ये बीकानेर में। अग्नि अवरोधक मिट्टी जिसे कहते हैं अपन, यानी आग बुझाने के काम में आती है। ठीक है, लिखिएगा अग्नि अवरोधक मिट्टी। इसके बाद में बाल क्ले, ये भी कहाँ होती है? बीकानेर। इसके बाद में कांच बालू का, सिलिका सैंड, ये जयपुर ग्रामीण। इसके अलावा बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा। सवाई माधोपुर के बाद में कोटा। एक और आता है धातु खनिजों में हीरा, हीरा पत्थर एक प्रकार से। राजस्थान में मालानी रायोलाइट्स समूह की चट्टानों में हीरा देखने को मिलता है। मालानी का नाम आ रहा है तो बाड़मेर तो आएगा ही आएगा, तो लिखें एक तो बाड़मेर और साथ में याद रखिएगा प्रतापगढ़। तो हीरे का उत्पादन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ हीरा देखा जाता है ना। प्रतापगढ़ में लिखिएगा केसरपुरा और मानपुरा। ओके, केसरपुरा और मानपुरा, ये कहाँ पे? प्रतापगढ़। अच्छा, लेकिन आप इसको आगे देखते हैं। लिख पाए? ये है केसरपुरा और मानपुरा, केसरपुरा और मानपुरा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लिखें, एक आपने नाम सुना होगा ग्रेफाइट, पेंसिल की लीड बनाने में काम में आता है, वो भी अपने राजस्थान में। तो लिखें ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अंदर आप लिख सकते हैं इसे ब्लैक हेड कहते हैं, इसको काला शीशा कहते हैं, इसको मिनरल कार्बन कहते हैं। ग्रेफाइट और ग्रेनाइट दोनों अलग अलग है ना। पेंसिल की लीड में मुख्य रूप से उपयोग इसका होता है, साथ में मंदक वगैरह के रूप में इसका उपयोग। कहाँ होता है ग्रेफाइट? एक तो अजमेर में देखने को मिलता है, अजमेर के साथ साथ आप बांसवाड़ा में ग्रेफाइट देख सकते हैं, और बांसवाड़ा के साथ साथ आप अलवर के अंदर। ठीक है, याद रखना। इसके बाद में आता है यूरेनियम, एक महत्वपूर्ण आणविक खनिज है, इसे मेटल ऑफ गुड होप कहते हैं। लिखें, ये वाला प्रश्न पेपर में आ जाता है ना,
मेटल ऑफ गुड होप, इसका अगर एस का पूछा जाए, पिंच ब्लेंच, और एक होता है समरसकाइट, होता कहां कहां है? यूरेनियम स्पेशल उदयपुर में, और उदयपुर में कौन सा क्षेत्र? उमरडा क्षेत्र। लेकिन मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये वाला इंपॉर्टेंट सीकर, क्योंकि यूरेनियम के नए भंडार यहीं पे खोजे। सीकर में कहा, खंडेला रोहिला जो क्षेत्र है, खंडेला रोहिला सुहागपुरा, ये पूरा बेल्ट है। जैसे अपन पढ़ के आए सीसा जस्ता में, कहां पे होता है सीसा जस्ता? तो बहुत जगह, लेकिन भीलवाड़ा में, रामपुरा, आगुचा, गुलाबपुरा पढ़ के आए, निश्चित रूप से वहां से प्रश्न बनता है। तो लिखें सीकर, और सीकर में क्या लिखेंगे? खंडेला रोहिला सुहागपुरा क्षेत्र। इसके बाद में अन्य भीलवाड़ा के अंदर भी नए भंडार खोजे गए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों मैंने क्यों लिखाए हैं? नवीन भंडार खोजे गए हैं। कहां पे खोजे गए नए भंडार? तो आप कहेंगे सीकर में और भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा के साथ साथ याद रखना शाहपुरा, ये आपको याद रखना। किसमें? यूरेनियम, जिसे मेटल ऑफ गुड ऑफ कहते हैं। रेडियो सक्रिय खनिज है, यानी आणविक खनिज आप कह सकते हैं इसको, आणविक खनिजों में प्रमुख। कौन सा आणविक खनिजों में प्रमुख? आप कहेंगे यूरेनियम। लिखें, लिखें। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट लिथियम। नेक्स्ट खनिज है लिथियम, और लिथियम कहां पे है? तो आप कहेंगे राजगढ़। राजगढ़ कहां का? कश्मीर का। राजगढ़ अलवर में भी, राजगढ़ चूरू में भी, बहुत जगह राजगढ़ है ना। उसके बाद लिखें लिथियम के बाद थोरियम। थोरियम में लिखें बांसवाड़ा। इसके अलावा लिखें जास्पर, एक खनिज आता है जास्पर, जास्पर में लिखें जोधपुर। एक खनिज आता है ग्रेनाइट और मार्बल, दो बचा है। ग्रेनाइट मुख्य रूप से आग्नेय चट्टान में मिलता है, आग्नेय चट्टान में। ग्रेनाइट अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं, ग्रेनाइट सिटी, तो आपका उत्तर बनेगा ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है जालौर। जालौर। फिर आपसे कहें कि ग्रेनाइट सिटी क्यों कहते हैं भाई साहब? ग्रेनाइट ज्यादा होता है इसलिए ग्रेनाइट सिटी कहता हूं, तो क्यों कहते हैं? आप अलग अलग कलर की ग्रेनाइट है, ये देखते चलो। तो सबसे पहले लिखिएगा पीला ग्रेनाइट, और पीला ग्रेनाइट कहां पाया जाता है? तो लिखें पीतला। पीतला कहां पे? जैसलमेर। इसके बाद में गुलाबी ग्रेनाइट, गुलाबी ग्रेनाइट, गुलाबी ग्रेनाइट कहां पाया जाता है? तो आप कहें जालौर। उसके बाद में गुलाबी काला, मार्बल नहीं है फिर कह रहा हूं, क्योंकि गुलाबी मार्बल जो है वो वर्तमान में सलूंगर में है। गुलाबी मार्बल बाबर माल क्षेत्र में जो सलूंगर में। गुलाबी काला ग्रेनाइट ये अजमेर में। हरा ग्रेनाइट डूंगरपुर, इसमें लिखो डूंगरपुर। उसके बाद में काला ग्रेनाइट, काला डेरा, देखो काला संगमरमर भैंसलाना में। काला डेरा कहां है? जयपुर में। काला ग्रेनाइट काला डेरा जयपुर। लिखें लिपैक्ट। अब अपन संगमरमर की बात और करते हैं। संगमरमर को लेकर के चर्चा करेंगे, कहां संगमरमर होता है। ठीक है, काला डेरा कहां पे? काला डेरा जयपुर ग्रामीण। उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट संगमरमर। आप कहें तो मार्बल। मार्बल एक कायांतरित चट्टान है, कायांतरित चट्टान का उदाहरण। भाई तीन प्रकार की चट्टानें होती हैं, उनमें ये कायांतरित चट्टान का उदाहरण। मार्बल सबसे अधिक मात्रा में बनते हैं। देखो अलग अलग कलर के मार्बल अलग अलग हैं, प्रसिद्ध हैं, लेकिन मार्बल अगर पूछा जाए ज्यादा कहां? राजसमंद। लिखिएगा राजसमंद मुख्य उत्पादक, और मुख्य कंपनी आरती मार्बल। मार्बल की बहुत सारी कंपनियां हैं। तो लिखें सफेद, ये कहां पे? मकराना। सफेद मार्बल कहां पे? मकराना। मकराना कहां पे आता है? डिडवाना पूछा मत। और मकराना यहां का
अच्छी गुणवत्ता का है। उसके बाद बात करते हैं सर, सफेद तो हो गया, काला मार्बल, भैंस, लाना और आंधी दोनों ही कहां पे हैं? जयपुर ग्रामीण। इसके बाद में आपसे कहा जाए गुलाबी, बाबर माल, तलुम्बर। इसके बाद में कहा जाए सफेद स्लेटी मार्बल, राजसमंद। पीला मार्बल कहां पे होगा? जैसलमेर में, ठीक है। उसके बाद पीला मार्बल, पीला पीला मार्बल जैसलमेर। उसके बाद हरा मार्बल, उदयपुर। उदयपुर कहां? ऋषभ। हरा काला डूंगरपुर, नेक्स्ट लिखें, हरा काला मार्बल डूंगरपुर। लाल मार्बल, धौलपुर और करौली। लहरदार मार्बल, राजसमंद। इसके बाद में नीला मार्बल, पाली। सतरंगा मार्बल तो भी आपका उत्तर आएगा पाली। पाली में जगाती खादरा। ये आपको इतनी चीजें याद कर ले, ठीक है। हाँ, पहले ये लिख लो, आगे वाला लिख लें। ना अभी ओके, आज के लिए तक काफी है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं कल ईंधन खनिजों को लेकर के, कोयला और पेट्रोलियम की चर्चा करेंगे अपन। आज के लिए तक काफी। जय जवाहर। करके बातचीत करें पहले। पहले तो आपको ये याद रखना है कि कोयला जो है ये अपने राजस्थान में स्पेशल टर्सियरी कल्प का कोयला यानी कोयला गोंडवाना काल में भी बना है और कोयला टर्सियरी काल में बना है। लेकिन राजस्थान के कोयले की बात करें तो राजस्थान में टर्सियरी काल का कोयला है जिसे तृतीय कल्प कहते हैं। तो नोट लगा के लिखना, कोयला राजस्थान में कोयले का जमाव, राजस्थान में कोयले का जमाव तृतीय कल्प की अवसादी चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में देखने को मिलता है। अब मुद्दा ये बनता है कि चलो सर कोयला होता कितने प्रकार का? चार। चारों ही टाइप के कोयले राजस्थान में नहीं। प्रश्न आ जाए राजस्थान में कौन सा कोयला ज्यादा है तो आपका उत्तर आएगा लिखना है। तो लिखिएगा कोयले के सामान्यतः चार प्रकार होते हैं। अब चार प्रकार कौन कौन से होते हैं सर? एक नंबर पे बात करोगे सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट होता है, यानी इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है एंथ्रेसाइट के अंदर। नंबर दो पे बात करें अपन तो बिटुमिनस होता है, इसमें कार्बन की मात्रा इससे थोड़ी सी कम होती है। तीसरे नंबर पे बात करें तो लिग्नाइट होता है और चौथे नंबर पे अगर बात करें अपन तो पीट होता है। यानी सबसे घटिया किस्म का जो कोयला है ना वो कौन सा है? पीट है। सबसे बढ़िया किस्म का कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट है। और सबसे घटिया कौन सा? तो आपका उत्तर आएगा पीट। दोनों बातें याद रहेंगे सर। अब नोट लगा के लिखना, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला ही है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के निक्षेप ही हैं, निक्षेप ही है। यानी लिग्नाइट कोयला राजस्थान में, लिग्नाइट तमिलनाडु के अंदर पाया जाता है। नेवेली, नेवेरी नहीं, नेवेली। लिग्नाइट कोयला कहां पाया जाता है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में कहां पे? नेवेली। बात अपन यहां कर रहे हैं कि यहां कहां पे? तो आप कह देंगे सर, ठीक है। चले आगे चलते हैं। इसके बाद लिखना लिग्नाइट जो कोयला है ये कहां पे? तो आपका उत्तर बनेगा लिग्नाइट जो कोयला है ये बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर, बाड़मेर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, नागौर में। इन तीन चार जिलों के मुख्य रूप से लिग्नाइट कनेक्शन। बाड़मेर में कहां पे? तो याद रखिएगा कपूरडी, इसके बाद जालीपा और गिरल। ये तीनों नाम आपको पक्के याद कर लेना है। कपूरडी, जालीपा, गिरल और जोगेश्वर तला। गिरल और इसके बाद में याद रखिएगा जोगेश्वर तला। इसके बाद याद रखिएगा बोथिया। फिर आता है बालोतरा वाला जो सिरधरी क्षेत्र है, बालोतरा में सिरधरी। यहां भी आपको क्या मिलेंगे? यहां भी आपको लिग्नाइट के भंडार मिलेंगे। कपूरडी, जालीपा, गिरल कंफर्म याद कर लेना क्योंकि इंपोर्टेंट है भाई साहब, पेपर में आते हैं इसलिए याद कर लेना। बोले क्यों याद करें? तो आपको पता है महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण जो चीज हो तो याद करनी पड़ेगी। यहां से आपको याद कर लेना, ठीक है। चले आगे, ठीक है। अब सुनो, इसके बाद क्वेश्चन बनेगा सर और करो बीकानेर। आप लिख सकते हैं आप बीकानेर। अगर बीकानेर की बात करेंगे, बीकानेर में कहां पे? जैसे हम पढ़ के आए थे कि जामसर की खान जानी जाती है जिप्सम के लिए, वैसे ही बीकानेर में पलाना की खान किसके लिए जानी जाती है? तो आपका उत्तर आएगा लिग्नाइट के लिए। तो बीकानेर में लिखिएगा पलाना, पलाना।
फलाना के अलावा बात करें तो केसर देशर, ये भी जाना जाता है कोयले के लिए। केसर देशर के अलावा बात करें तो भर सिंह सर, ये भी जाना जाता है कोयले के लिए। इसके अलावा बात करें तो आपका कौन सा हाड़ला, ये भी कोयले के लिए। इसके अलावा बात करें तो कौन सा बूढ़ा, ये भी कोयले के लिए। इसके अलावा बात करें तो बीथनो क्षेत्र, ये भी कोयले के लिए। इसके अलावा बात करें तो नापासर, ये भी कोयले के लिए। इसके अलावा बात करें तो मूंड, ये भी कोयले के लिए। इसके अलावा बात करें तो रीढ़ी नाम का क्षेत्र आता है, ये भी कोयले के लिए। इसके अलावा बात करते हैं हत्ता नाम का क्षेत्र आता है। ये सारे के सारे क्षेत्र जो है ये किसके लिए जाने जाते हैं, आपका उत्तर आएगा कोयले। और इनमें भी अगर महत्वपूर्ण आपसे पूछा जाए तो आप याद कर लेना फलाना और केसर देशर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फलाना कहां है तो आप कहेंगे बीकानेर में, किसके लिए जानी जाती है तो आपका उत्तर आएगा लिग्नाइट के लिए जानी जाती है। कौन, फलाना, ठीक है ठीक है। बीकानेर के बाद में आपका उत्तर आएगा सर नागौर। नागौर में याद रखिएगा सीधा, यानी माता सुख कसनाऊ, ये दो नाम याद रखेंगे। एक बात है नागौर में माता सुख, माता सुख के बाद में याद रखिएगा कसनाऊ, कसनाऊ के बाद में याद रखिएगा इग्यात, और फिर याद रखें कुचेरा, मेरता रोड। ये तमाम क्षेत्र किसके लिए है तो आपका उत्तर आएगा कोयले के। जैसलमेर में जो रामगढ़ के आसपास क्षेत्र वहां कोयले के क्षेत्र होता है, तो लिखिएगा जैसलमेर, जैसलमेर में लिखना रामगढ़ और एक आता भंडा। कोयला कहां कहां है बेकाऊ, कोयला सर बाड़मेर में ज्यादा एक्सेप्ट कोयले के बाड़मेर में। बाड़मेर में कहां पे तो आप कहेंगे कपूरडी, जालीपा, गिरल, जोगेश्वर तालाब, भूतिया और बालोतरा के अंदर सिंध। बालोतरा में कौन सा है, सिंध। पोर्ट्रेट स्क्रीन में फुल बोर्ड दिख नहीं रहा है, फुल बोर्ड थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करो तो दिख जाएगा। यहां से बिल्कुल पूरी स्क्रीन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कन्हैयालाल जी, ओके। हाँ ये आप लोग कीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं बात करते हैं। हाँ बिल्कुल कोयले के निक्षेप है, यहाँ भी निक्षेप है और जब जरूरत पड़ेगी निकाल लिया जाएगा। गुजरात के अंदर भी है, जी बिल्कुल। अब सुनो, अब आप कहोगे सर कोयले के बाद में बात आती है पेट्रोलियम की। कोयले के बाद किसकी बात करें अपन, पेट्रोलियम। तो लिखे पेट्रोलियम में बात लिखना, यानी भारत में राजस्थान का दूसरा स्थान, तो लिखना कच्चे तेल के उत्पादन में, कच्चे तेल के उत्पादन में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है सर, दूसरा। पहला स्थान आता है बॉम्बे हाई क्षेत्र जो अरब सागर के तटीय भाग। एक नंबर आप लिखेंगे तो आता है बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई, यानी देश के कच्चे तेल का 40% उत्पादन बॉम्बे हाई। नंबर 2 पे अगर बात करेंगे आप तो आता है राजस्थान, और देश के कच्चे तेल का 20% राजस्थान। यानी आप नोट लगा के लिखें राजस्थान में 6 मिलियन, राजस्थान में 6 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष कच्चे तेल का उत्पादन होता है। अब ये कच्चे तेल का उत्पादन तो होता है, राजस्थान में पेट्रोलीफेरस बेसिन कितने हैं, 4, तो लिखना राजस्थान में 4 पेट्रोलीफेरस बेसिन है, कितने 4। और ये चारों के चारों पेट्रोलीफेरस बेसिन 1,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैले। अब इनका क्षेत्र आपसे पूछा जाए 1,50,000 वर्ग किलोमीटर। अगले वाला प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये याद रखिए ना कि राजस्थान में पेट्रोलीफेरस बेसिन कितने हैं, यानी जहां पे पेट्रोलियम पदार्थों का जमाव पाया जाता है। उत्पादन मुख्य रूप से देखेंगे बाड़मेर से किया जा रहा है, लेकिन जमाव राजस्थान में 4 एरिया जैसे हैं जहां पे जमाव पाया जाता है। किस चीज का तो आप कहेंगे जहां पे जमाव पाया जाता है पेट्रोलियम का, और उसी बेस पे अपन इनको पेट्रोलीफेरस बेसिन कहते हैं। अब 4 पेट्रोलीफेरस बेसिन कौन कौन से आएगा, चले आगे। अब 4 पेट्रोलीफेरस बेसिन कौन कौन से इनमें लिखे तो आप लिखेंगे नंबर 1 पे आता है बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन। अब इनमें जिले ये 33 के अनुसार है। आपका उत्तर बनेगा सर 50 के अनुसार बताओ, बढ़िया ही नहीं 50 वाले 20 के। ये इकोनॉमिक जो सर्वे है उसके अकॉर्डिंग चीज है, उसके अकॉर्डिंग जब अपडेट आ जाएगा तो हम आपको बता दें, ठीक है। अभी आपको 33 के अनुसार बात करें तो इसमें 2 जिले हैं, एक तो बाड़मेर और दूसरा जालौर। हाँ ये जरूर अपन कह सकता है संभावित इसमें जिले कौन से होंगे, तो इसमें बाड़मेर क्योंकि बालोतरा का वायु चित्र है, वहां पे है पेट्रोलियम तो बालोतरा, सांचौर तो आएगा क्योंकि सांचौर बेसिन है, और प्लस के अंदर जालौर का कुछ भाग। ये है जहां अगर नए जिलों के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये जिले आएंगे इनके अंदर। दूसरा बेसिन आता है जैसलमेर बेसिन या राजस्थान सेल्फ, जैसलमेर बेसिन या राजस्थान है सेल्फ। अलग बात याद रखना, आपसे कहा जाए जैसलमेर बेसिन या राजस्थान सेल्फ के बारे में तो आपका उत्तर क्या बनेगा, इसमें केवल केवल इसमें जैसलमेर आएगा। चूंकि आप जानते हैं जैसलमेर में कोई ज्यादा भारी परिवर्तन हुए नहीं। कितना बीकानेर नागौर बेसिन, तीसरा कौन सा बीकानेर नागौर बेसिन। पिछली बार तो एक प्रश्न ये भी आया था कि निम्न में से कौन सा
राजस्थान में पेट्रोलीफेरस बेसिन है या नहीं है? अब है या नहीं है तो कौन से है ये पता होने चाहिए। बाद में साचोर है, जैसलमेर बेसिन है, बात करें तो आपका बीकानेर नागौर बेसिन है, और चौथा विंध्य बेसिन आ जाएगा ना। तो बीकानेर नागौर बेसिन में से कौन सी जिले, अगर आप 33 के अकॉर्डिंग बात करता है तो इसमें श्री गंगानगर आ जाता है, इसमें हनुमानगढ़ आ जाता है, इसमें बीकानेर आ जाता है, इसमें चूरू आ जाता है, और इसमें नागौर आ जाता है। ये तो हो गए 33 जिलों के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं यहां संभावित और कौन से जिले बढ़ सकते हैं। आप कहेंगे अनूपगढ़ बीसी बेसिन का हिस्सा रहेगा, आप कहेंगे गंगानगर बीसी का ही रहेगा, आप कहेंगे हनुमानगढ़ बीसी का ही रहेगा, हनुमानगढ़ के साथ आप कहेंगे बीकानेर बीसी का रहेगा, चूरू बीसी का रहेगा, आप कहेंगे नागौर बीसी का रहेगा, और हो सकता है डीडवाना कुचामन। कुल मिला के आप याद रखिए बीकानेर नागौर बेसिन, गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर चूरू नागौर, गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर चूरू नागौर। फिर बात आती है विंध्य बेसिन। नंबर 4 पे बात करें कौन सा पेट्रोलीफेरस बेसिन, आप कहेंगे विंध्य बेसिन। अब विंध्य बेसिन के बारे में क्या प्रश्न बन सकता है, सुनो मैं बताता हूं। नाम से तो ऐसा लग रहा होगा कि यूपी वाले क्षेत्र में होगा, लेकिन नहीं, इसमें कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा और चित्तौड़, केवल ये जिले इसमें। अब इसमें संभावित अगर जिले की बात करें तो शाहपुरा हो सकता है, बाकी इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं हो। बाकी इकोनॉमिक सर्वे जो है उसके अकॉर्डिंग अभी आपको ये याद करना है। बाड़मेर जालो, गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर चूरू नागौर, यहां जिलों का नाम देकर के पूछ लेगा कि यहां कौन सा बेसिन है, तो नहीं पूछ सकता क्योंकि फिर जिले बढ़ गए, लेकिन नाम देकर पूछ लेगा कौन सा बेसिन, तो वहां कोई डिलीट होने के चांस नहीं रहेंगे। ठीक है, ओके, लिखो इनको फटाफट लिखिएगा। 4 बेसिन है और चारों बेसिन के नाम। बिल्कुल, गुड इवनिंग पुष्पा जी। लिखिएगा। हाँ जी, अरे भाई घनश्याम जी साकुरा वो नहीं आएगा, साकुरा भीलवाड़ा वाला साकुरा है ना। कहां साकुरा मुझे के पास ले गए आप? आशा कुमारी सर मेरा रिप्लाई नहीं देते, नहीं देते, धुंधली धुंधली क्लास आ रही है आपकी पहले, है ना। तो थोड़ा कौन बोल रही, एक बार इंटरनेट दोबारा चालू कर लो, इंटरनेट सही आ जाए। अच्छा, ये भीलवाड़ा से जो साकुरा बना उस, ओके चल। अब लिखिएगा राजस्थान में रेल खोज का कार्य 1932 में एम हेरोन महोदय ने किया। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हुआ करते थे, इसलिए उन्होंने किया। ठीक है, तो लिखना एम हेरोन कौन थे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। इसके बाद में ऑनजीसी ने शुरू कर दिया, कहां किया था, जायल नागौर, तो लिखना 1954 ईस्वी में ओएनजीसी द्वारा रेल खोज का कार्य बूढ़ा मलानी क्षेत्र बाड़मेर में किया। उसके बाद में ये ओएनजीसी ने कर लिया। फिर 2008 में एक अलग से कंपनी बना दी गई स्पेशल पेट्रोल पर काम करने के लिए। 10 जुलाई 2008 को RSMML राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड की सहायक कंपनी राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई। ठीक है, लेकिन इसको दिख नहीं रहा, थोड़ा सा नीचे हाँ बिल्कुल, थोड़ा देर लिखा बस। देखो राजस्थान में टेलीकोच का कार्य 1932 में एम हेरोन महोदय ने किया, जायल क्षेत्र नागौर में, जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे। 1954 की अगर बात करें अपन तो ओएनजीसी द्वारा टेलीकोच का कार्य बूढ़ा मलानी क्षेत्र बाड़मेर में किया गया। उसके बाद 10 जुलाई 2008 को आरएसएमएमएल द्वारा की सहायक कंपनी राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कर दी। ठीक है, हाँ जी।
चले? हाँ बिल्कुल, पेट्रोलियम जो है ये तरल सोना है अपने आपके तरीके से, ठीक है। चले आगे। अब तेल क्षेत्र, आपने नाम सुना होगा MBA, तेल क्षेत्र। मंगला, डी से भाग्य, ऐश्वर्य, इसे कहते हैं MBA तिकड़ी। ओके ठीक है सर। एक नंबर पे बात कर लेते हैं मंगला। कहां पे सर मंगला? बाड़मेर में, ठीक है ठीक। यहां से तेल का व्यवसायिक उत्पादन कब से शुरू हुआ? 29 अगस्त 2009 से पेट्रोलियम का व्यावसायिक उत्पादन शुरू। यानी बाड़मेर में है, 29 अगस्त 2009 से है, और पेट्रोलियम का यहां से व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो गया। याद रहेगा सर। किसने किया तो लिखना 2004 ईस्वी में एयरन एनर्जी कंपनी द्वारा तेल क्षेत्र की खोज हुई तथा 2009 में उत्पादन शुरू। उत्पादन शुरू किया गया तो आपका उत्तर आएगा 2000। उसके बाद लिखिएगा नंबर 2 भाग्यम। भाग्यम भी तेल क्षेत्र ही है, बिल्कुल है सर। तो लिखिएगा भाग्यम में यहां 2012 से तेल उत्पादन शुरू, ठीक है। कहां पे? बाड़मेर में। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या में लिखना यहां से 2013 से तेल उत्पादन शुरू। और ऐश्वर्या की बात करें तो आप लिखेंगे बायतू बाड़मेर, सॉरी बायतू बालोतरा। ऐश्वर्या कहां पे? तो लिखें बायतू बालोतरा। ओके दीपिका जी, हाँ जी लिखता है। ऐश्वर्या बायतू बाड़मेर, जो मंगला क्षेत्र है, भाग्यम क्षेत्र है, ऐश्वर्या, तीनों बाड़मेर में थे, अभी अलग से आए। हाँ जी लिखा। उसके बाद लिखा बाड़मेर में विजया व सरस्वती कोसलू क्षेत्र बाड़मेर में है, ठीक है। लिखा राजस्थान में 14 तेल क्षेत्रों से 98,000 से 1,02,000 बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन होता है। उसके बाद में रागेश्वरी कामेश्वरी, ये भी तेल क्षेत्र बाड़मेर की। रागेश्वरी कामेश्वरी ये कहां पे है? अडेल क्षेत्र बाड़मेर। उसके बाद में गुढ़ा शक्ति, शक्ति तेल का कुआं है ना, याद रखना। गुढ़ा शक्ति एक पूनम नाम का तेल का कुआं भी है ना, तो लिखना गुढ़ा शक्ति दुर्गा आदि तेल क्षेत्र भी बाड़मेर में, तेल क्षेत्र भी बाड़मेर में है। एक पूनम नाम का तेल क्षेत्र है, याद रखिएगा, ये बीकानेर, बीकानेर। उसके बाद जैसलमेर में भी तेल एरियाज हैं। जैसलमेर में एक तो तनोट वाला क्षेत्र है, एक सादे वाला है, एक बाघे वाला है, एक चिन्ने वाला है, एक टिब्बी है, टिब्बा। ये जैसलमेर के तेल क्षेत्र है। मेन जो बात आपको याद रखनी है इस वाले पेज से जो मैंने लिखा है, यहां से प्रश्न बन सकता है पूरी पेज से, मंगला भाग्यम ऐश्वर्या, या फिर प्रश्न कहां से बनेगा, या फिर ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन। राजस्थान में इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 14 तेल क्षेत्र है, और जिनमें 98,000 से 1,02,000 बैरल प्रतिदिन जो है वो तेल का उत्पादन किया जाए। हाँ भाई, वर्तमान में अगर बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन है ना इसी से हो रहा है, सर्वाधिक उत्पादन कौन से क्षेत्र से? मंगला से। उसके बाद में फिर मंगला भाग्यमेश्वरी तीनों तिगड़ी के रूप में याद जाता है, ठीक है। तो ये लिखिएगा ठीक है। बिल्कुल गीता जाकर नमस्कार आपका, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट कि कौन सी कंपनी को कौन सा तेल क्षेत्र आवंटित किया गया, लिखिएगा कंपनी व आवंटित तेल क्षेत्र, लिखिएगा साथ साथ आवंटित तेल क्षेत्र।
आईओसी इंडियन ऑयल कंपनी जो है, इसको मिला है जैसलमेर नागौर क्षेत्र। इसके बाद में केयर एनर्जी, फोकस एनर्जी, इनको मिला है बाड़मेर सांचौर। उसके बाद में एसआर कंपनी, इसे मिला है श्रीगंगानगर। उसके बाद में ओएनजीसी, तो इसे मिला है जैसलमेर, क्योंकि गैस के मुख्य भंडार जैसलमेर में ही है, जैसलमेर। एक आती है फिनिक्स कंपनी, फिनिक्स, इसे भी कौन सा मिला है, जैसलमेर मिला है। इसके बाद में ओएनजीसी, इसे विंध्यन क्षेत्र में मिला है, विंध्यन बेसिन। और राजस्थान में अभी जो मुख्य कंपनी काम कर रही है वो केयर एनर्जी काम कर रही है, ये स्कॉटलैंड की कंपनी है, याद रखिएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बिल्कुल सही। वीरेंद्र जी पता चल जाएगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो लिखिएगा कंपनी और उनके आवंटित तेल क्षेत्र, ठीक है। अब लिखिएगा राज्य सरकार द्वारा पेट्रोलियम खनन हेतु 11 पट्टे जारी किए गए अभी तक। अब इतना जब तेल हो ही रहा है तो फिर क्यों नहीं अपन रिफाइनरी लगा ले, तो लिखो राजस्थान रिफाइनरी परियोजना। पहली बात तो याद रखना, ये कहां है, सवाल कहां है, कहां पे, पंचपदरा। इसका जो शुभारंभ किया गया था, ये वाली डेट बड़ी महत्वपूर्ण पूछी जाती है, ये 16 जनवरी 2018 को किया। इसमें राजस्थान सरकार और एचपीसीएल अनुपात में, एचपीसीएल काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा है। इसमें राजस्थान सरकार और एचपीसीएल की भागीदारी कितनी थी, तो याद रखिएगा राजस्थान सरकार जो इसमें 26% है और एचपीसीएल कितना 14%। यहां रिफाइनरी के साथ पेट्रोली टेरस बेसिन भी है, बेसिन परियोजना पेट्रोली, ये पेट्रोली फेरस पता नहीं क्यों दिमाग में पूछ रहा है, पेट्रो कॉम्प्लेक्स, पेट्रो कॉम्प्लेक्स परियोजना। इसकी अगर लागत की बात करें यहाँ 43,129 करोड़, छोटी मोटी बात है। छह का नाम है 9 मिलियन टन, 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता, और यह BS6 मानक पर आधारित है। इसके अलावा और अगर इस पूरे प्रोजेक्ट को यूं कहें कि परियोजना के बारे में प्रश्न बनने के चांस कहां से हैं, एक तो ये वाला प्रश्न काफी बार आता है, ये वाला आ सकता है, ये वाला, यानी पूरे में ही 4 लाइनें आई हैं आपको, सत्य सत्य छठ वाले, तो आप बता देना, ठीक है ना। तो लिखो आप तो बालूका में है। हाँ जी, तो राज्य सरकार द्वारा पेट्रोलियम खनन हेतु 11 पट्टे जारी किए गए हैं। बाद में अपन बात करें राजस्थान रिफाइनरी परियोजना की, जो कि बालूका के अंदर है। शुभारंभ की बात करें कब किया गया, तो आप कहें 16 जनवरी 2018 को किया गया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये है एचपीसीएल, ठीक है। हाँ जी, ओके, ये लिखें फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ओके। इसके बाद में और क्या आपने इस टॉपिक से प्रश्न बन सकते हैं, तो लिखिएगा प्राकृतिक गैस। याद रखना प्राकृतिक गैस को कहा जाता है पर्यावरण मित्र ईंधन, या आप कह सकते हैं 21वीं सदी का ईंधन, 21वीं सदी का ईंधन। प्राकृतिक गैस के भंडार कहां है, याद रखिएगा स्पेशल, जैसे ताहगढ़ सब बेसिन। अब स्पेशल अगर मैं बात करूं तो घोटारू, यानी ये वाला चित्र है जहां स्पेशल प्राकृतिक गैस का मतलब दोहन किया जाए। घोटारू का भी जैसे, घोटारू के अलावा तो लिखिएगा मणिहारी टिब्बा, कमली ताल। इसके बाद लिखें सादे वाला, बाघे वाला, चिन्नू वाला, बकरी वाला है सर, तो वाला ही वाला, तो लिखो सादे वाला। अच्छा, कमली ताल, सादे वाला, चिन्ने वाला, डांडे वाला, लोने वाला, ये वाला है जैसे शुरू में आप सर नहीं पढ़ते वैसे, आंसू वाला, तलब, रामगढ़ आदि।
ये सारे के सारे जो चित्र आप देख पा रहे हैं ये किसके हैं? आपका उत्तर आएगा सर ये गैस के चित्र है ना? तो याद रखिएगा स्पेशल जैसलमेर वाला चित्र ही आएगा जिसमें सागर सब बेसिन में मोटारू मनिहारी टिब्बा एक तनोट लिख लीजिएगा तनोट। फिर कमली ताल है, सादे वाला है, चुनने वाला है, डांडे वाला है, लोने वाला है, हांसू वाला, तला, रामगढ़ आदि जो है ये आपके प्राकृतिक गैस के अंदर आते हैं, यानी अपन यूं कहें पर्यावरण मित्र ईंधन के रूप में इनको लिया जाता है। ओके, उसके वाले एच डी जे गैस पाइपलाइन ये ऐसे है ना, एक महत्वपूर्ण है हजीरा जो कि गुजरात के अंदर आता है, बीजापुर या विजयपुर जो कि एमपी में आता है, और जगदीशपुर जो कि यूपी में। इस इससे राजस्थान में भी गैस आपूर्ति होती है। कहाँ कहाँ होती है? एक तो लिखें धौलपुर, एक लिखें अंता, अंता 12 में, अंता 12 में, एक लिखें गढ़ेपान कोटा में, एक लिखें सिमकोर कोटा में। ये आपको याद रखना है। ये लगभग 4659 किलोमीटर लंबी, ठीक है, इतना लिखिएगा। ज्योग्राफी इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, अच्छी बात है, हमारा भी चीज। और लास्ट एक क्वेश्चन और लिख लो, प्रथम खनिज नीति। उन्नीस सौ अठहत्तर, पांचवी खनिज नीति 2015, उसके बाद कोई खनिज नीति जारी नहीं है। तो ये था अपना ईंधन खनिज, बाकी अपना नेक्स्ट बात करेंगे, वो अपना बात करेंगे ऊर्जा संसाधन को लेकर। ओके, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। आज ये टॉपिक एंड हो गए, ऊर्जा संसाधन को लेकर बातचीत।
परंपरागत ऊर्जा संसाधन। अब प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन एक परंपरागत ऊर्जा संसाधन है या नहीं। परंपरागत का मतलब सीधा सा है कि जो लंबे समय से चले आ रहे हैं। जैसे कि बात करें तो ताप विद्युत, ये ऊर्जा का परंपरागत साधन है। कोयले से बिजली आज से नहीं बन रही है, काफी लंबा टाइम हो गया कोयले से बिजली बनते हुए। इसके बाद बात करें आप सर जल विद्युत, ये ऊर्जा का परंपरागत साधन है। पहले आणविक ऊर्जा ये गैर परंपरागत था थोड़े दिन पहले तक, लेकिन अब इसको भी काफी टाइम हो गया, 50 वर्ष से ज्यादा हो गया लगभग चलते हुए, इसलिए ये भी परंपरागत है। गैर परंपरागत की बात करते हैं तो जो भी हाल ही के वर्षों में जो चले, जैसे बात करें सौर ऊर्जा, बच्चे इनका, जैसे कि बात करें पवन ऊर्जा, जैसे कि बात करें आपका बायोगैस, जैसे बात करें बायोमास, जैसे बात करें बायोडीजल, चाहे बात करें भूतापीय ऊर्जा, राजस्थान में सिरोही के अंदर इसकी संभावना है, और चाहे बात करें ज्वारीय ऊर्जा, ये तमाम जो ऊर्जा संसाधन मैंने लिखे हैं ये कैसे हैं, ये गैर परंपरागत है। ये कैसे परंपरागत, यानी काफी लंबे टाइम से चले आ रही है, अभी मतलब इनके बारे में पता लगा है, कहने का मतलब तकनीक जो है वो भी आई इनकी और इनके ऊपर काम किया जाए। दो टाइप ऐसा प्रश्न महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, आप नोट करें। ऊर्जा संसाधन, परंपरागत ऊर्जा संसाधन, गैर परंपरागत। परंपरागत में ताप विद्युत है, जल विद्युत है, आणविक ऊर्जा है। गैर परंपरागत की बात करें तो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, बायोमास है, बायोडीजल, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि। ये कैसे हैं गैर परंपरागत, ये कैसे हैं परंपरागत, याद रहेगा इतना रहेगा सर। चलें आगे चलते, अलग अलग होंगे, सेम थोड़ी होते हैं ना, दिक्षु सैनी इंडिया ज्योग्राफी राजस्थान ज्योग्राफी के जो टॉपिक हैं वो सेम है, अलग 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 है। भारत के भौतिक प्रदेश अलग पढ़ने होते हैं, राजस्थान के अलग पढ़ने होते हैं, है ना, राजस्थान की नदी अलग पढ़नी होती है, भारत की अलग पढ़नी होती है, ठीक है। चले इसके बाद में आता है ऊर्जा संसाधनों के वो तो पार्ट किया जा सकता है। एक बात है नव्यकरणीय, एक आता है नव्यकरणीय। और ये कौन से अनव्यकरणीय ऊर्जा संसाधन। अब अनव्यकरणीय नव्यकरण, नव्यकरण का मतलब वो ऊर्जा संसाधन जिनको पुनः पूरित किया जा सकता है। अनव्यकरणीय का मतलब भंडार सीमित है, यानी ये पुनः पूर्ति योग्य नहीं है। जैसे ताप विद्युत, अब ताप विद्युत किससे बनेगी, कोयले से, और कोयला, कोयले के भंडार तो निश्चित है ना, कोई कभी ना कभी तो होगा कि कोयला खत्म तो खत्म, इसीलिए तो इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है कि सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट चलाए जाए, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, इनको लेकर के काम किया जाए। जैसे आप बात कर सकते हैं आणविक ऊर्जा, ये संसाधन दोनों कैसे है, ये अनव्यकरणीय। नव्यकरणीय का मतलब क्या है, पुनः पूर्ति योग्य है, पुनः पूर्ति योग्य है। बात करें पुनः पूर्ति योग्य कौन कौन से, सौर ऊर्जा, ये पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, एनर्जी इसमें क्या ही जाएगा, इसमें तो सूर्य की आ रही है किरणें, करो आनंद। इसके बाद बात करते हैं तो आप कहेंगे पवन ऊर्जा, पवन तो चलती रहनी जब तक पूरा सिस्टम चलेगा। बात करें बायोगैस, जब तक पेड़ अपने जीव जंतु जो है इनके मलबे वगैरह से बनाई जाए बायोगैस। उसके बाद में बायोमास, जैव अपशिष्ट जिसे हम कहते हैं। उसके बाद में बायोमास के बाद में आप कहेंगे सरसों की तूड़ी वगैरह है, खेती का कचरा है, इससे बनाया जाए बायोमास। उसके बाद आप कहेंगे ज्वारीय ऊर्जा, ये भी नव्यकरणीय है। भूतापीय ऊर्जा भी नव्यकरण है, राजस्थान में ज्वारीय ऊर्जा नहीं है ना। जल विद्युत भी नव्यकरण है भाई, जब तक जल चक्कर चलता रहेगा तब तक आप बिजली बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अमेरिका का बायोडीजल वो भी नव्यकरण, ज्वारीय ऊर्जा ये राजस्थान में नहीं है। क्यों नहीं है भाई, तटीय क्षेत्र पे होगी, राजस्थान तटीय राज्य नहीं है, राजस्थान तो स्थल वाला राज्य है ना, राजस्थान लैंड लोक है, स्थल रूप है चारों तरफ से, राजस्थान के कोई तट स्पर्श नहीं करता, तो राजस्थान में ये नहीं है, ठीक है। लिखिएगा धूप धूप से राज्य रूप, इनको लिखिएगा फिर देता लिखा है ना, ठीक। हाँ जी चले, प्रताप पटेल राज्य रूप पटेल हम लोग आशीर्वाद अपना, अच्छा चला। हाँ जी आप सुने, अब एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में अभी तक कुल चार आंकड़े जहां तक हो चुके हैं, अभी तक कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी, तो लिखिएगा राजस्थान में अभी तक कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता। आपको याद क्या करना, 23 दूनी 46 तो पक्का याद करना है, और 487 मेगावाट, यानी 23 दूनी 46 पक्का याद करना है, और 447 याद रहेगा, यानी 23,487.46 मेगावाट ये राजस्थान के अंदर अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है आर्थिक सर्वे के अनुसार। और जब बढ़ेगी भी, दोबारा आर्थिक सर्वे आएगा फिर बढ़ेगी, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 487 की 500 है, 10-12-15 मेगावाट का फर्क पड़ता है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है कैपेसिटी।
तो याद रहेगा 23,487.46 मेगावाट। अब इनमें तीनों चीजें, राज्य सरकार की स्वयं की भागीदारी वाली परियोजना, केंद्र सरकार द्वारा जो दी जा रही ऊर्जा को, और अन्य में जो प्राइवेट प्रोवाइडर के साथ मिला। लिखो राज्य सरकार की स्वयं प्लस भागीदारी, जहां जहां राज्य की भागीदारी, यह है 9,450.79 मेगावाट। ठीक है, केंद्र सरकार वाली ऊर्जा ये कितनी है? 3,113.73 मेगावाट। फिर आपसे कहे अन्य, अन्य कितनी? 10,922.90 मेगावाट, और छोटी मोटी। ठीक है, लिखिएगा 33,543.78 सर। ठीक है, अभी आंकड़ा याद रहता है अभी, ये हो सकता है कोई और किसी चीज का आंकड़ा होगा। 33,543 मेरे पास देखिएगा, अभी साथ ही रखा हूं, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है, एक बार चेक कर लेता हूं। बिल्कुल कंफर्म 23,400 यही है ना, कोई चिंता वाली बात नहीं है इसमें। आप 73 की बजाय 77 कर लेंगे, थोड़ा मिस हो गया था, अभी मैंने सोचा 6 क्यों नहीं आ रहा लास्ट में, ये लिखे ना। ठीक है, तो लिखिएगा 9,450.79 मेगावाट, फिर 13.77 मेगावाट, उसके बाद में 10,922.90 मेगावाट, टोटल आ जाती है 23,487.46 मेगावाट। कुल की अगर बात करेंगे आप यहाँ, कुल में कितनी आ जाएगी? कुल में आप लिखेंगे 23,487.46। अब आपसे फिर ये पूछा जाए 33, ये भी कोई आंकड़ा होगा तो याद नहीं आ रहा किस चीज का है, ये क्या है कोई ना कोई आंकड़ा याद नहीं आ रहा किस चीज का है। क्या लिखा आपने? 33,543.78, ये कोई आंकड़ा किसका है? पता नहीं किसका है, लेकिन इसका सो बात की बात। हाँ जी सुने, अब मैंने कहा कि राजस्थान में ऊर्जा उपलब्धता का क्रम सबसे ज्यादा का घटता क्रम निकलो, सबसे ज्यादा अपने को मिलती है तापीय, उसके बाद में आती है पवन ऊर्जा, सौर नहीं, उसके बाद में सौर ऊर्जा, उसके बाद में अन्य जल विद्युत वगैरह से। तापीय, फिर पवन, फिर सौर, फिर जल। तापीय, पवन, सौर और जल, याद रखें। ठीक है, ओके जी। ठीक है, अब सुनो आगे फिर बात करता हूं क्या क्या हुआ सर, ये याद करो पक्का, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, सुन ले। ठीक है, 23,487.46 मेगावाट, कितना? 23,487.46 मेगावाट। इसके बाद चलेगा राजस्थान में ताप विद्युत परियोजना, राजस्थान में ताप विद्युत परियोजना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान में ताप विद्युत परियोजनाएं ये कौन कौन सी हैं, तो आपका उत्तर क्या बनेगा? राजस्थान में जो ताप विद्युत परियोजनाएं हैं, इन परियोजनाओं में नंबर 1 पे अगर बात करते हैं तो सूरतगढ़ का नाम आता है, तो लिखिएगा सूरतगढ़, सूरतगढ़ उत्तर थर्मल पावर स्टेशन, यानी सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन। कहां पे सर ये? एक बात तो याद रखें, ये पुराना गांव है, सूरतगढ़ में ही है, श्रीगंगानगर। इसे कहा जाता है राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ, बोलेगा आधुनिक विकास का तीर्थ, आधुनिक विकास का तीर्थ। 1998 में, 1998 में स्थापना, 1999 में उत्पादन शुरू। अपने राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन, अभी बताता हूं क्या होता है। राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन, सुपर थर्मल और सुपर क्रिटिकल दो शब्द। सुपर थर्मल का मतलब सीधा है ऐसी जगह, ऐसा थर्मल प्लांट जहां पे पूरे प्लांट में 1,000 मेगावाट बिजली तो बनी बने, उसे सुपर थर्मल पावर प्लांट कहता है। और अगर क्रिटिकल जुड़ गया साथ में तो उस प्लांट की एक यूनिट ऐसी होनी चाहिए जहां से कम 500 मेगावाट बिजली बने। चलो बात करते हैं, तो ये लिखा, उसके बाद इधर लिख देता हूं सुपर थर्मल, ऐसा प्लांट जहां 1,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो, ये तो है सुपर थर्मल। एक आता है सुपर क्रिटिकल, जहां एक इकाई से ही 500 मेगावाट
पे कम से कम 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा। उसको क्या कहता है? उसे कहता है सुपर क्रिटिकल। याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, ओके, लिख पाएगा। अच्छा, चले, ठीक है। तो ये हो गया 500 मेगावाट, ठीक है। अब लिखो सूरतगढ़ में क्यों कहा इसे सुपर थर्मल? 250 मेगावाट गुणा 6, 1500 मेगावाट। चलिए यहां सातवीं, आठवीं, 660 मेगावाट, 660 मेगावाट। निर्माणाधीन इकाइयां। उसके बाद जैसे ही ये प्रॉपर ढंग से दोनों शुरू हो जाए, उनमें से एक होगी ये वाली, तो लिखना। अब यह है सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बन गया है, बन गया है। लिखना 90, 10वीं इकाइयां भी प्रस्तावित, 9वीं और जो 10वीं इकाई है वो भी यहां से प्रस्तावित होगी। तो कुल मिला के 8वीं इकाई टेस्ट कर लिया गया। जैसे प्रोडक्शन शुरू तो फिर 2820 मेगावाट हो जाएगा, 1320 ये 1500 ये 2820 मेगावाट की कैपेसिटी इसकी बन जाएगी। ये भी प्रस्तावित है, इतनी चीजें आप लिखिए। ठीक है, आगे लिखें। कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट, नेक्स्ट लिखिएगा। कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट। कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो आप लिखें है कहां पे? कोटा में, राजस्थान का प्रथम थर्मल पावर प्लांट। एक बार क्या होता है, इसको यूं पूछ लेते हैं, कोयला आधारित प्रथम विद्युत केंद्र। अब थर्मल है, सुपर थर्मल नहीं बना। अब लिखो राजस्थान का दूसरा सुपर थर्मल पावर प्लांट 1978 में स्थापित कर दिया गया था, 1983 में शुरू। अब क्वेश्चन बनेगा कि इसमें उत्पादन कितना है? इसमें 7 यूनिट है अलग अलग टाइम पे लगी। लिखो राजस्थान का दूसरा सुपर थर्मल हो गया, सुपर थर्मल 1000 से ज्यादा है। देखो इकाई, इकाइयां 110 गुना 2 बराबर 220 मेगावाट। उसके बाद 210 की 2 420 मेगावाट, फिर 210 की 1 यूनिट 210 मेगावाट, फिर 195 की 1 यूनिट लगाएगी 195 मेगावाट, उसके बाद फिर 195 की 1 यूनिट लगाएगी 195 मेगावाट। कुल मिला के अगर बात करें 7 इकाइयां बराबर 1240 मेगावाट। यानी यहां 7 इकाइयों से 1240 मेगावाट बिजली बनती है। 7 यूनिट है, अपन चाहते तो 210 गुना 3 भी लिख सकते थे, नहीं लिखा अपन ने। 7 यूनिट है जो विभिन्न चरणों में, और जैसे 1000 मेगावाट होगी तो इसको सुपर थर्मल कह दिया। पहले ये थर्मल था, थर्मल बोले तो कोयला आधारित था। तो कई बार विद्यार्थी सूरत कर देता है, राजस्थान का पहला थर्मल पावर प्लांट कर दो निकोट। सुपर थर्मल तो आप कहेंगे कौन सा? आपका उत्तर आ जाएगा सुपर थर्मल कौन सा? आपका उत्तर आ जाएगा सूरत। ठीक है, ये लिखें, फिर आगे चलना है। हाँ तो सूरतगढ़ का लिखा है ना, सूरतगढ़ लिखा है ना आपको, ठीक है। लिखिए फिर आगे बढ़ता था, तेजी लिखिए। ठीक है, लिख पाएगा। हाँ सूरतगढ़ का लिखा है, कोटा और श्रीगंगानगर दोनों में एक ही तो है। अरे बावड़े कैसे हो रहे हो? क्या लिखा है यहाँ पे? ये तो है सूरतगढ़ का, सूरतगढ़ में 250 मेगावाट की 6 यूनिट है। ये क्या
क्या है, यहाँ 1000 मेगावाट उत्पादन हो रहा है, तो क्या हो गया, सुपर थर्मल पावर प्लांट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। सुपर थर्मल किसे कहते हैं, जहां 1000 मेगावाट हो। क्रिटिकल सुपर थर्मल किसे कहते हैं, क्रिटिकल शब्द आ जाए तो, क्रिटिकल आ जाए तो सर वहां पे एक ही यूनिट से कम 500 मेगावाट, और क्रिटिकल की बात आई तो ये पूरा का पूरा, ये पूरा प्लांट जो है ये क्रिटिकल के रूप में अलग से विकसित किया जा रहा है, ठीक है, यानी ये सुपर क्रिटिकल ये वाली चीज है, याद रहिएगा। सातवीं ये 6 अलग से काम कर रही है। अब यहाँ पे ये वाला जो प्लांट है 7 यूनिट 660, यहाँ से उत्पादन शुरू, ये बीच में रुका, अभी प्रक्रिया निर्माण देनी है और ये प्रस्तावित वैसे सिस्टम से दोनों में 2020 के अंदर व्यवसाय उत्पादन शुरू हो गया, लेकिन इसमें फिर रुकावट आई, फिर रुकावट, लेकिन यहाँ से तो चल रहा है, चल रहा है तो फ्री हो गया, बन गया सुपर क्रिटिकल। अब सुनो, ये राजस्थान का पहला थर्मल है, केवल थर्मल, सुपर शब्द नहीं लगाया, थर्मल पहला है, क्यों, वो तो 1998 में स्थापित हुआ था, 1999 में उत्पादन शुरू हुआ था, ये 1978 में स्थापित हो गया था, थर्मल ये तो कोई लाइक है, ठीक है, ऐसे याद रखो, ओके। हाँ तो ये लिखा इतना, ठीक है, उसके बाद लिखना आगे, नेक्स्ट चलते हैं छबड़ा, अब लिखिएगा नेक्स्ट छबड़ा, सुपर थर्मल पावर प्लांट कहां पे सर छबड़ा, मोतीपुरा, और मोतीपुरा बोले तो 12 इसमें राजस्थान का तीसरा सुपर थर्मल पावर प्लांट, यहां पे क्यों 250 गुना 4 बराबर 1000 मेगावाट, 250 गुना 4 1000 मेगावाट। अब इसी में पांचवी व छवी, पांचवी इकाई 660 मेगावाट, छठी इकाई 660 मेगावाट, आप कह सकते हैं 660 गुणा 2 बराबर 1320 मेगावाट, और ये एक ही है, कुल मिला के आप कह सकते हैं 2320 मेगावाट। अब जब ये 500 मेगावाट बन गई, ये भी सुपर क्रिटिकल है, लिखना यह भी सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बना है, बन गया है, ठीक है। उसके बाद बजट 2022-23 में यहां अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के रूप में 660 मेगावाट की 2 इकाई और स्थापित होंगी। अब जब यहाँ इकाइयां स्थापित होंगी, इसका मतलब आप कहेंगे छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है ये वर्तमान में राजस्थान, देखिएगा वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन वाला प्लांट कौन, छबड़ा, ठीक है। ओ सुनील कुमार जी, सर रोज की क्लास स्टार्ट करने से पहले डेट लगाया करो बोर्ड पर ताकि अच्छा रहे। जी धन्यवाद, आपका सुझाव सर आंखों पे है, लेकिन ये काम तो आप कर लो, समझ रहे हो, भाई हम डेट लगाए तो डेट तो आप लगा लो, डेट से क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना, सुझाव अच्छा है, डेट में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, लेकिन डेट मैंने कभी लगाई ही नहीं, है ना? चले इसके बाद नेक्स्ट काली सिंध, अब लिखते चलो प्रोजेक्ट काली सिंध सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट झालावाड़, यहाँ 660 की 2 बराबर 1320 मेगावाट, ठीक है, ये तो अभी चल रही है निर्माणाधीन। इसके बाद में 660 की 2 1320 मेगावाट, ये है प्रस्तावित पहली व दूसरी इकाई, तीसरी चौथी। निर्माणाधीन का मतलब ये है कि पूर्ण रूप से यहाँ पर कार्य नहीं है, ठीक है, समझिए क्या नहीं हुआ, पूर्ण रूप से स्टार्ट नहीं हुआ, यानी यूनिट है वो भी जिस स्पीड से गति पकड़नी चाहिए उत्पादन में वो नहीं पकड़ पा रही, और ये भी प्रस्तावित। इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट कानपुर पावर प्लांट, ये छोटे छोटे हैं, मुख्य ये 4 तक याद कर पाना, ये कहाँ पे बांसवाड़ा में, यहाँ 660 मेगावाट 2 1320 मेगावाट। उसके बाद लिखिएगा कंवई पावर प्लांट, ये कहाँ पे 12 में, सेम ही है 660 गुना 2 1320 मेगावाट, ठीक है। उसके बाद लिखना नोट लगा के इसे में लिखना बजट 2022-23 में यहाँ 800 मेगावाट की एक इकाई और घोषित, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है थोड़ी, 800 मेगावाट की, ये कहां के लिए घोषित की गई है, काली सिंध वाला जो पावर प्लांट है वहां के लिए, ठीक है, ये लिखिए फिर आगे चलते हैं बात करते हैं, ठीक है, चौड़ा हो गया।
हाँ जी, ठीक है। आगे लिखो, अब लिखिएगा लिग्नाइट आधारित स्पेशल, पहले लिखें गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट। अब गिरल कहां पे सर? गिरल तो बाड़मेर में, लिख लो कुंबली बाड़मेर। क्या लिखेगा? यह राजस्थान का गिरल आधारित प्रथम पावर प्लांट। स्थापना इसकी 2007 में हुई थी और उत्पादन जो है वो 2011 में। ठीक है, यहां से कितना मेगावाट को लिखिएगा? 125 होना, 250 मेगावाट विद्युत उत्पादन। लिखना यहां लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक अपनाई गई। लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक का मतलब है कि लिग्नाइट जो है उसको भूमि के अंदर ही, एक तरफ से तो लिग्नाइट डालेंगे, फिर भूमि के अंदर उसकी क्या बनेगी? गैस बनेगी और फिर वहीं से एनर्जी जनरेट हो जाएगी। तो लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक अपनाई गई है। तो लिखिएगा सहयोग जर्मन कंपनी KLL। सहयोग किसका है? जर्मन कंपनी KLL का। इतनी बातें याद रखनी है। गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट कहां पे? थुमली। थुमली कहां पे? सेव बाड़मेर। राजस्थान का गिरल आधारित पहला पावर प्लांट है। स्थापना 2007 में हुई, उत्पादन 2011 में शुरू हुआ। 125 मेगावाट की दो इकाइयां हैं, बोले तो 250 मेगावाट विद्युत उत्पादन। लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक यहां पे अपनाई गई। ओके, हाँ जी, हो गया लिग्नाइट। इसके बाद नेक्स्ट लिखें कपूरडी और जालिपा। नेक्स्ट लिखना लिखें कपूरडी जालिपा लिग्नाइट पावर पावर। दोनों बाड़मेर में। कपूरडी 250 मेगावाट की दो, बोले तो 500 मेगावाट। जालिपा की बात करें 250 मेगावाट की चार, बोले तो 1000 मेगावाट। और दोनों ही प्रोजेक्ट का है बाड़मेर। लिखिएगा कपूरडी जालिपा, इन दोनों के ब्रैकेट में लिखें बाड़मेर, और ये भी कहां पे? बाड़मेर। उसके बाद नेक्स्ट लिखें भादेसर लिग्नाइट पावर प्लांट बाड़मेर। यहां 135 मेगावाट की 8 यूनिट है। तो 135 मेगावाट क्या है तो बोलो बाहर आप, 800 तो एक ही हो गया, 8 3 24 हो गया और 8 5 40 हो गया, है ना? 8 5 40 होता है ना, 8 3 24 होता है, 8 एकम 8 हो गया, 1080 मेगावाट। 1080 मेगावाट याद रहेगा? ठीक है सर, चलें आगे चलते। इसके बाद भादेसर लिग्नाइट पावर प्लांट बाड़मेर के अंदर आ गए। ठीक है, यहाँ पे एक बात याद रखनी है, भादेसर वाला जो प्रोजेक्ट है 1080 मेगावाट है, ये एक निजी कंपनी के द्वारा संचालित होती है ना, यह निजी कंपनी द्वारा संचालित है, राजवेस्ट। उसके बाद लिखा बरसिंह सर, बरसिंह सर लिग्नाइट पावर प्लांट। बरसिंह सर कहां पे सर? ये भी कहा है, यहां पे दो इकाइयां हैं 125 मेगावाट की, 250 मेगावाट। आपको याद रखना है नेवेली लिग्नाइट कंपनी द्वारा संचालित। नेवेली तमिलनाडु का क्षेत्र है, बोले तो एक केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार का। लिखे युवा विधायक वाला शिव है क्या सर? हाँ, युवा विधायक वाला शिव। भास्कर में वो दिया था, क्या नाम बोलते हैं, अंशुमान सिंह भाटी विधायक वाले, लेकिन शिव वाले रविंद्र सिंह जी ही है। ठीक है, ओके, चलिए आगे आगे लिखना छोटी सी बात हो। फलाना फलाना आडला लिग्नाइट पावर प्लांट। फलाना हाडला कहां पे? बीकानेर में। सेमी बात 125 मेगावाट की दो इकाइयां, 250 मेगावाट। इसके बाद में बीत नोक सेमी है, 125 की दो, 250 मेगावाट। उसके वाले को बूढ़ा थर्मल, वैसे तो बूढ़ा लिग्नाइट पावर प्लांट, ये भी कहां पे? बीकानेर में। 125 मेगावाट की एक इकाई यहां पे काम कर रही है। अब कुछ ताप परियोजना ऐसी भी है जो अदर राज्यों की है, उनमें राजस्थान की भागीदारी, वो भी लिखो। अन्य ताप परियोजनाएं जिनमें राजस्थान की भागीदारी कौन कौन सी है? एक बात है सिंगरौली, सिंगरौली प्रोजेक्ट है यूपी में, इसमें भागीदारी है। इसमें परसेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, 15% है, कितनी मेगावाट है वो अपने राजस्थान वाली याद कर लेगा।
सिंगरौली के बाद में एक और लिखिएगा, रिहंद प्रोजेक्ट आता है, ये भी कहाँ का, यूपी का ही है। एक आता है ऊंचा हार प्रोजेक्ट, ये भी कहाँ का, यूपी का ही है। एक आता है सतपुड़ा, ये कहाँ का है, एमपी का है। एक आता है कहलगांव, ये कहाँ का है, बिहार का है। और एक आता है मुंद्रा, ये कहाँ का, गुजरात का, मुंद्रा। ये प्रोजेक्ट है, अन्य राज्यों के प्रोजेक्ट है जिनमें अपनी हिस्सेदारी, ठीक है। ये लिखें, अन्य राज्यों के प्रोजेक्ट है मतलब, और उन्होंने अपने राजस्थान की भी हिस्सेदारी, ये लिखें, फिर अपन आगे और बात करते हैं। हाँ जी, लिख पाए। प्रस्तावित का मतलब मुंद्रा गुजरात में है। प्रस्तावित का मतलब है कि मतलब जो भी होंगे आगे, होंगे है नहीं, वो प्रस्तावित है, तो जिनके बारे में प्रस्ताव लिया जा चुका है। तो लिखना, गैस एवं तरल ईंधन आधारित, गैस एवं तरल ईंधन आधारित परियोजना। सबसे पहले आप लिखिएगा रामगढ़ गैस परियोजना। और रामगढ़ गैस परियोजना कहां है सर, जैसलमेर। रामगढ़ गैस परियोजना कहां पे, जैसलमेर। कब स्थापित की गई थी, 1984, यानी राज्य सरकार का स्वयं का प्रथम गैस आधारित परियोजना। तो लिखिएगा राज्य सरकार की स्वयं द्वारा स्थापित, राजस्थान की प्रथम गैस आधारित परियोजना, परियोजना। इसकी क्षमता कितनी है, 273.5 मेगावाट। कितने चरणों में, 3 चरण। इसको गैस आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है, ओएनजीसी के द्वारा। और चौथा चरण जिसमें 110 मेगावाट 50 मेगावाट की और इकाइयां लगाई जाएंगी, उसमें जो गैस की आपूर्ति करेगी कंपनी, वो फोकस एनर्जी करेगी। मैं सर फोकस एनर्जी अभी कौन कर रही है, ओएनजीसी। तो आप इतना ही लिखेंगे। रामगढ़ गैस परियोजना जैसलमेर में है, 1994 में स्थापित हुई है, राज्य सरकार की स्वयं द्वारा। मैंने स्वयं द्वारा क्यों लिखा है, क्योंकि अभी अपन चर्चा करेंगे अंता गैस परियोजना की, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित है। राज्य में पहली गैस परियोजना अंता ही है, लेकिन वो केंद्र के द्वारा है, ये राज्य सरकार की स्वयं द्वारा स्थापित है, ठीक है। तो लिखिएगा अंता गैस परियोजना। कहां पे अंता गैस परियोजना, आप लिखेंगे 12, ये केंद्र सरकार का, एनटीपीसी द्वारा संचालित। क्या एनटीपीसी, सर्च करके लिखो, थोड़ा सा काम कर लो, देखिए तो लिखा राजस्थान की एनटीपीसी की स्थापना 1975 में, राजस्थान की प्रथम गैस आधारित परियोजना। राज्य की स्वयं की कौन सी है, तो आप कहेंगे रामगढ़ गैस आधारित परियोजना। बात करें क्षमता, 419.33 मेगावाट। अब चूंकि केंद्र के द्वारा तो राजस्थान को तो मिलेगा नहीं, इतना राजस्थान को हिस्सेदारी 19.81%। याद रखिएगा। अन्य गैस परियोजनाएं और कहां पे, यूपी में है। इसके बाद में दादरी, कहां पे, यूपी में है। इनसे मिलता है राजस्थान को ना, केसो राय पाटन, ये कहां पे, अपने बूंदी में है, ठीक है। एक एक को लिखना है, धौलपुर वाला। हाँ बिल्कुल, अभी 2 मिनट और बंद कर दूं, मुझे पता है समय पूरा हो चुका है। उसके बाद लिखना नेक्स्ट है झामर कोटड़ा, झामर कोटड़ा गैस परियोजना, उदयपुर 4 मेगावाट। उसके बाद लिखना धौलपुर गैस परियोजना, लिखना यह नेप्टा आधारित परियोजना है। इसमें 110 गुना 330 मेगावाट, ठीक है। उसके बाद लिखना प्रथम चरण नेप्टा आधारित था, और दूसरा द्रवीकृत गैस, दूसरा जो चरण था द्रवीकृत गैस के द्वारा, ठीक है। और इतनी काफी है। एक भूमिगत गैस
परियोजना भी है वो मेड़ता में, ठीक है, भूमिगत गैस परियोजना मेड़ता रोकना। ओके, आज के लिए इतना काफी है, बाकी बातें अपन कल करेंगे, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत। आज अपन एक तो चर्चा करेंगे परमाणु ऊर्जा की, यानी अपन कहें आणविक ऊर्जा को लेकर के अपनी बातचीत करेंगे। तो लिखिएगा, एक हेडिंग लगाए, राजस्थान में आणविक ऊर्जा या आप कहें परमाणु ऊर्जा। इसमें लिखिएगा राजस्थान, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा का एक केंद्र भी तो रावत भाटा, रावत भाटा कहां पे? चित्तौड़ में। तो लिखिएगा राजस्थान परमाणु शक्ति गृह, ये कहां पे है सर? ये है रावत भाटा में। और रावत भाटा की बात करें तो कहां पे? चित्तौड़ में। रावत भाटा कहां पे? तो आपका उत्तर आ जाएगा चित्तौड़गढ़। एक बात याद रखना, ये जो है रावत भाटा चित्तौड़ के अंदर, ये भारत जो परमाणु आयोग है उसके द्वारा ही संचालित है ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे यह नाभिकीय या केंद्र सरकार का नाभिकीय ऊर्जा निगम द्वारा संचालित। अब एक बात और याद रखना, रावत भाटा चित्तौड़ के अंदर है, तो यहां से एक प्रश्न और बनेगा अपना, वो क्या बनेगा सर? वो ये बनेगा, यह देश का दूसरा तथा राजस्थान का प्रथम परमाणु विद्युत गृह है। यानी देश का तो कौन सा है तो आप कहेंगे दूसरा, और राजस्थान का कौन सा है तो आपका उत्तर आएगा पहले। देश का दूसरा और राजस्थान का कौन सा है तो आपका उत्तर आएगा पहले। ओके, तो याद रहेगा इतना, ठीक है सर। चले आगे, चल अब सुनना, राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत गृह। इसके बाद में कहेंगे ये स्थापना की जाती है, इसकी स्थापना 1965 में, और स्थापना 1965 में जब हुई किस देश के सहयोग से की गई? कनाडा के सहयोग से। स्थापना 1965 में, और आगे लिखिएगा कनाडा के सहयोग से। स्थापना 1965 में होती है, किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। उसके बाद में लिखना, यह उत्पादन शुरू करने की जब बात करें, उत्पादन शुरू, तो आप लिखिएगा 1973। उसके बाद में लिखना क्षमता, इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है? 1180 मेगावाट। कितनी इकाइयां यहाँ पे? 6 इकाइयां। उसके बाद लिखना राजस्थान को 412 पॉइंट में 74 मेगावाट प्राप्त। उसके बाद लिखना 7वीं 8वीं इकाई 700 मेगावाट की प्रस्तावित है। अब एक बात याद रखना, ये जो रावत भाटा केंद्र है यहाँ पे दाबित भारी पानी D2 जिसे कहा जाता है, लिखिएगा यह 6 रिक्टर श्रृंखला का परमाणु विद्युत गृह है। दाबित भारी पानी D2O जिसे कहते हैं, D2O किस्म का भारत का प्रथम है। और वैसे भारत में पहला तारापुर में बोला गया था, तारापुर बोले तो महाराष्ट्र, और तारापुर महाराष्ट्र के बाद में दूसरा इसी का नंबर था रावत भाटा चित्तौड़। तो कहां पे? राजस्थान परमाणु शक्ति गृह बोले तो रावत भाटा चित्तौड़ के अंदर है, नाभिकीय ऊर्जा निगम द्वारा संचालित है, देश का दूसरा, राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत गृह। लेकिन अगर D2O किसमें पूछा जाए तो भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह है। याद रखिएगा, उत्पादन शुरू होता है 1973 में, स्थापना होती है 1965 में, और बात की जाए इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1180 मेगावाट। अब प्रश्न फिर बनेगा कि राजस्थान को कितने मेगावाट? तो आप कहेंगे 412 पॉइंट में 74 मेगावाट प्राप्त है। ये किसको होती है? तो आपका उत्तर आएगा अपने राजस्थान को होती है। ठीक है, चले आगे, चलो अब सुनिएगा। इसके बाद में प्रश्न बनेगा अपना कि सर और भी तो परमाणु विद्युत गृह है। बिल्कुल है, एक याद रखिएगा बांसवाड़ा के अंदर लिखना, प्रस्तावित है बांसवाड़ा परमाणु विद्युत कहां पे है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में गांव आता है नापला, वहां पे अभी प्रक्रिया है। उसके बाद लिखना नरोरा परमाणु विद्युत गृह जो कि यूपी
राजस्थान को 10% बोले तो 44 मेगावाट विद्युत मिलती है। कितने मेगावाट? 44 मेगावाट विद्युत मिलती है, ये लिखिएगा। राजस्थान को नरोड़ा पाला जो है भारत में तारापुर में है, अपने राजस्थान के रावतभाटा में है, नरोड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर है, केगा कर्नाटक के अंदर है, काकरापारा गुजरात के अंदर है, कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर है। भारत के अंदर मुख्य रूप से क्षैतिज धीरे धीरे श्रृंखला बढ़ रही है, जैसे कि बांसवाड़ा के अंदर भी खुला जा रहा है ना, और धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। तो राजस्थान के अंदर एक आपको याद रखना रावतभाटा, एक बांसवाड़ा के अंदर खुला है, और एक आपको याद रखना है नरोड़ा वाला जो यूपी में है, वहां से भी अपने को क्या मिलती है? विद्युत मिलती है। ठीक है, चलें आगे। यहाँ भी स्टार्ट ही हुआ, थोड़ा बीच में शुरुआत में क्लास में प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए वापस इसको रीस्टार्ट किया ना, तो चिंता ना करें, अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, उसके बाद लिखना लिखना नोट लगा के। राजस्थान को कुल परमाणु या आणविक ऊर्जा कितनी मिलती है? ये कितना है? 412, और 412 में ये कितना जोड़ेंगे? 44, तो 12 में 44 जोड़ेंगे 56, यानी 456 पॉइंट में ये कितना? 75 मेगावाट, 74 मेगावाट लिखिएगा। 456 पॉइंट में 74 मेगावाट। अब चूंकि आपको पता है कि परमाणु ऊर्जा की बात आ रही है, तो केंद्र सरकार द्वारा संचालित, इसमें लिखना केंद्र सरकार द्वारा संचालित, याद रहेगा ना, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है, 456 पॉइंट में 74 मेगावाट। ठीक है, ओके सर, चलें आगे। इसके बाद आप कहेंगे सर परमाणु के बाद में जल विद्युत परियोजना अपने राजस्थान में कौन सी? क्योंकि आप जानते हैं ताप विद्युत और परमाणु ये दोनों ही कैसे हैं? ये दोनों ही अनोपेकरणीय हैं, यानी इनको दोबारा से अपन यूं कहें कि जैसे कि मान लो कि यूरेनियम थोरियम खत्म हो गए तो मतलब खत्म हो गए, लेकिन जल विद्युत की बात करें तो अनोपेकरणीय संसाधन के रूप में इसको लिया जाता है। तो लिखना हेडिंग लगाएं छोटी, जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना अपने आपके अंदर कैसी है? तो याद रखिएगा नव्यकरणीय जल विद्युत परियोजना। कौन सी? नव्यकरणीय। अब सुनना, माही बजाज सागर, ये वैसे तो देखें तो अपन राजस्थान गुजरात दोनों का प्रोजेक्ट है, लेकिन इससे मिलने वाली जो बिजली है ना वो कंप्लीट राजस्थान को मिलती है। तो लिखिएगा माही बजाज सागर परियोजना, ये अपने राजस्थान को 100% विद्युत राजस्थान को मिलती है। अब तक विद्युत होती कहां है? होती तो है कम होती है, 140 मेगावाट बिजली यहाँ पे बनती है। वैसे अगर अपन सिंचाई प्रोजेक्ट में देखेंगे तो ये राजस्थान गुजरात दोनों का प्रोजेक्ट है माही प्रोजेक्ट। उसके बाद में बात आती है अनास परियोजना। अनास परियोजना, अनास परियोजना में आपसे ये पूछा जाए कि सर अनास परियोजना वाला जो भाग है, अनास परियोजना जिसे अपन कह रहे हैं, ये कहां पे? बांसवाड़ा में। राजस्थान में लिखेंगे अपन, तो राजस्थान की पढ़ना सीधा लिखिएगा राजस्थान, ब्रैकेट में बांसवाड़ा लिखें, और यहां 45 मेगावाट बिजली बनती है, प्रतिशत नहीं 45 मेगावाट, ये भी राजस्थान की। उसके बाद में लिखेंगे जाखम परियोजना, और जाखम परियोजना की बात करेंगे तो आप लिखेंगे प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ राजस्थान, और यहां से मात्र 5.5 मेगावाट। जाखम प्रोजेक्ट से कितना? 5.5 मेगावाट। इसके बाद में आता है चंबल परियोजना, अपन चंबल नदी की बात करके आए थे, वहां छोटा सा जिक्र किया था अपन ने चंबल परियोजना। और अगर आपसे चंबल परियोजना को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है तो आप क्या जवाब देंगे? चंबल परियोजना में याद रखना राजस्थान और मध्य प्रदेश, चंबल परियोजना में क्या रखोगे? राजस्थान और मध्य प्रदेश का प्रोजेक्ट है, और दोनों का 50:50 है। 50:50 का मतलब हो गया कि कुल जो विद्युत है वो 386 मेगावाट है, और अपने राजस्थान को कितनी मिलेगी? तो आप कहेंगे 193 मेगावाट। उसके बाद में मुख्य प्रोजेक्ट आता है भाखड़ा नांगल परियोजना। कौन सी? तो आप कहेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना। और जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये चूंकि राजस्थान पंजाब हरियाणा इनका प्रोजेक्ट है, कोई गलत बात है कि भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, नांगल पंजाब में बना हुआ है, लेकिन प्रोजेक्ट मुख्य रूप से 3 राज्यों का है, राजस्थान का, पंजाब का और हरियाणा का। इस प्रोजेक्ट से राजस्थान को 15.22% बिजली मिलती है। तो लिखिएगा राजस्थान को 15.22% विद्युत, और 15.22% जो विद्युत है वो आपका होती है लगभग 233 या 34 मेगावाट। क्यों होती है 233 या 34? क्योंकि कुल जो बिजली है यहाँ वो 1534 मेगावाट है। आपको मेगावाट नहीं